तो संपदा क्या है भाई? वोकैबुलरी, अभी मैंने बताई भी थी, है ना। मैम इंग्लिश की क्लास कब होगी? कल, होपफुली कल होगी। मैं थोड़ी सी मेरी तबीयत में, कल तो मुझे फीवर भी रहा है ना। और आप मानेंगे नहीं, मतलब बढ़िया मजा आ रहा है इस बार। 30,000 लोग हम लोग हो गए। लाइक शेयर भी कर देना भाई। मैम मेरा इस बार सीटेट क्रॉस होगा? हाँ बिल्कुल होगा यार, इतना सब कुछ करा रही हूँ यार, इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं पिछले साल से। 1 साल बाद तो मैं यूट्यूब पर मैराथन ली है। देखो एक बार, इस साल में थोड़ी कम एक्टिव थी। देखो, शब्द संपदा के प्रकार, यानी वोकैबुलरी की बात हो रही है, शब्द भंडार के प्रकार कह लो एक तरह से। तो एक होता है आपका, ये भी इंग्लिश में ही आता था पहले, अब इन्होंने हिंदी में भी दे दिया। अगर आप इंग्लिश मैराथन देखेंगे, मैंने उसमें बताया हुआ है, पुराना भी, 1 साल 2 साल 3 साल पुराना भी। एक्टिव वोकैबुलरी कहते हैं इसको, एक्टिव वोकैब। एक्टिव वोकैब मतलब सक्रिय है, जो जिसका प्रयोग बार बार कर रहे हैं आप, है ना। तो वो पैर नहीं होता आपका, निष्क्रिय हो जाता है कई बार थोड़ी देर के लिए, पैर सो गया, हाथ सो गया, ऐसे कहते हैं हम। क्यों? क्योंकि वो यूज में नहीं है। आप अगर एक हाथ से सोते रह गए कहीं पे, पैर हाथ सो जाएगा आपका, निष्क्रिय हो गया मतलब कुछ देर के लिए। वो जो फ्लो है ब्लड का, वो निष्क्रिय हो गया वहां पे, उस उतने पार्ट में, तो हम उसको निष्क्रिय कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका यूज ज्यादा हो नहीं रहा उस समय पे, तो इसलिए वो निष्क्रिय हो गया। सक्रिय क्या है? जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्टिव है, तो सक्रिय है। तो इसी तरह से शब्द संपदा है, वोकैब भी सक्रिय वो है जिसका यूज बार बार होता रहता है ना। देखो यार कितने बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स आ रहे हैं इतनी रात को भी, इतने थकान के बाद भी। 3 दिन पीपीटी बना के, मैं सीरियसली लैपटॉप देखने का मन नहीं कर रहा है अभी, लेकिन मुझे अभी एक मैराथन आपकी और लेनी है, और परसों आपको बताना है पेपर कैसे सॉल्व करना है। नहीं तो लैपटॉप खोलने का मन नहीं कर रहा, ऐसे कर करके, और आंखें जवाब दे चुकी हैं अभी। तो निष्क्रिय शब्द संपदा, निष्क्रिय क्या होगा भाई? जिसका यूज कम है ना, लेस यूजेज। अभी हिंदी में भी बताऊंगी, डोंट वरी। ये अंग्रेजी की चीजें, तो इसको क्या करूं। इसको निष्क्रिय को पैसिव भी कहेंगे हम, एक्टिव पैसिव पढ़ा है ना, तो पैसिव भी कहेंगे। निष्क्रिय शब्द संपदा क्या है? जो पैसिव है। ग्रहणशील शब्द संपदा भी कह देते हैं इसको हिंदी में, और सक्रिय को उत्पादक शब्द संपदा भी कहेंगे। मतलब सक्रिय शब्द संपदा वो है, वो वोकैबुलरी है जिसको आप बार बार यूज करते हैं। जैसे ये शब्द है बार बार, आपने देखा खाना, है ना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, या कुछ लिमिटेड ही शब्द होते हैं जिनको आप बार बार वोकैब में यूज करते रहते हैं। जब भी आप कुछ बोल रहे हैं, कुछ शब्द बार बार रिपीट होते हैं, यानी जिनका दैनिक जीवन में आपका इस्तेमाल है, या पढ़ने लिखने में भी बहुत बार ये आ रहे होते हैं। इनका मतलब भी आपको पता है, बहुत बार यूज करते हैं, फ्रिक्वेंट यूज है इनका। लेकिन निष्क्रिय शब्द संपदा क्या है? जिनको पढ़ के और सुन के आप मीनिंग तो इनका पता है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे, तो मीनिंग तो आपको याद आ जाएगा। पढ़ के या सुन के आप मीनिंग का पता लगा लेते हैं, अर्थ का पता लगा लेते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी कठिनाई का सामना, या फिर ये कह लीजिए पता तो लग जाता है इनका अर्थ सुन के या पढ़ के, लेकिन इनका यूज आप डेली बेसिस पे नहीं करते। तो जिन शब्दों का फ्रिक्वेंट यूज नहीं है वो निष्क्रिय है। जैसे आपका हाथ सो गया, निष्क्रिय हो गया। सक्रिय क्या? जिनका बार बार यूज हो, तो वो संपदा है जिसको बार बार यूज कर रहे हैं। निष्क्रिय, जैसे एक शब्द है क्लिष्ट। अब आपने हिंदी पढ़ी है, बहुत अच्छा उदाहरण है, देखो एक बार। अगर मैं क्लिष्ट की बात करूं, शब्द है क्लिष्ट, मुझे टीचिंग ट्रेनिंग के दिनों की याद आ गई, क्लिष्ट। और दूसरा शब्द है मुश्किल। कौन सा लग रहा है कि एक्टिव होगा और कौन सा पैसिव होगा? क्लिष्ट कितनी बार यूज करते हो आप? तो एक रहा है मैम आपकी शादी कब हो रही है? महेंद्र ये मम्मी जैसे सवाल मत करो यार। मैं घर पे जाती हूँ, मम्मी कहती है अगला नंबर तेरा। मैं मम्मी क्या चाहती हूँ? देखो एक बार क्लिष्ट, क्लिष्ट शब्द आपने कितनी बार यूज किया है? बहुत रेयर कभी किया होगा, बट हाँ आप में से कई लोगों ने जिन्होंने थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ी होगी, टीचिंग ट्रेनिंग रेगुलर की होगी, उनको पता होगा कि क्लिष्ट का मतलब होता है बहुत ही स्टैंडर्ड, है ना, बहुत ही स्टैंडर्ड या डिफिकल्ट थोड़ी सी, मतलब जो थोड़ी एक एलीट किस्म की भाषा हो गई, मतलब जो बहुत स्टैंडर्ड हिंदी है एक तरह से, मानकीकृत अगर मैं कहूं, मुश्किल है जो थोड़ी सी। तो आपने क्लिष्ट पढ़ के तो आपको समझ नहीं आया, लेकिन मुश्किल तुरंत आ गया। क्यों? ये कई लोगों को क्लिष्ट भी आ गया होगा, लेकिन वो सोच रहे होंगे हाँ यार इसका मतलब कुछ तो होता है, कुछ तो होता है, तो इसका यूज नहीं है, लेकिन मुश्किल शब्द का यूज है काफी, तो ये सक्रिय हो गया। कठिन भी कह देते हैं, एग्जैक्टली क्लिष्ट को कठिन भी कह देते हैं, बिल्कुल सही बात है, मतलब लिटरली कठिन कह देते हैं, वैसे स्टैंडर्ड जो है, तो क्लिष्ट भाषा है नहीं, थोड़ी मुश्किल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक। तो क्लिष्ट हिंदी और वो सब, तो कठिन आपको पता है, लेकिन क्लिष्ट में आपको दिक्कत हो रही है। मीनिंग हो सकता है आपको पता हो, अगर आप इसको किसी पैराग्राफ में पढ़ लें तो आप मीनिंग समझ जाएंगे संदर्भ से, लेकिन प्रयोग आपका ज्यादा नहीं है इसका, ठीक है। इसी से मुझे एक वर्ड याद आ रहा है, साइट वर्ड। हाँ मैंने यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग लिखी हुई है, मैं चीजें जोड़ के ही पढ़ाना पसंद करती हूँ प्रीवियस नॉलेज से, है ना। अब साइट वर्ड क्या है? कोडिंग डिकोडिंग, हाँ साइट वर्ड। पहले दृष्टि शब्द पढ़ते हैं, तो साइट वर्ड क्या होते हैं भाई? जिनको एक नजर में ही प्यार होता है, हमने सुना है, गाना है ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ प्यार होता है सच में। साइट वर्ड वो है जिनको एक नजर में पहचान लेते हो आप, है ना, एक नजर में पहचान लेते हो, है ना। वो जोक चलता है ना,
कि मम्मियाँ अपने बच्चों को पूरे शहर में, और छोटे शहरों में तो ऐसा होता है मतलब, तो उसमें मतलब मैंने देखा है, पता है, सुना है ना, लेकिन हुआ नहीं है मेरे साथ लिटरली, मतलब हुआ होगा तो पॉजिटिव सेंस में, कि मान लीजिए कोई जा रहा है भाई, कपल जो है बाइक पे या किसी चीज़ पे, वो दूर से देख के पहचान लेते हैं, माँ बाप, रिश्तेदार, कि ये हमारे वाला है या हमारे वाली है, बेशक वो जो है हेलमेट लगाया है, बेशक जो है कपड़ा बांधा है, चश्मा लगाया है, लेकिन हमने पहचान लिया है, तो वो एक नज़र में पहचान जाते हैं। साइट वर्ड, साइट वर्ड क्या है? जैसे राम लिखा हुआ है, खाना लिखा हुआ है, सोना लिखा हुआ है, इन शब्दों को एक नज़र में पहचान जाएंगे, आपको एक नज़र में मीनिंग पता है इनका, है ना, एक नज़र में मीनिंग पता है आपको इनका, ठीक है ना, एक नज़र में आपको मीनिंग पता है, ठीक। नहीं, मुश्किल एक्टिव नहीं है भाई, मुश्किल वाला शब्द निष्क्रिय में जाएगा, एक्टिव तो जो इजी है वो, हाँ मुश्किल एक्टिव है, मतलब मुश्किल शब्द एक्टिव है, लेकिन क्लिष्ट जो है वो पैसिव है निष्क्रिय में, ठीक ठीक ठीक। तो मोई मोई हो गया ना, हाँ बहुत बढ़िया, फिर बाद में तो आप ही जानते हैं हमें क्या, देखो बहुत बढ़िया। हाँ मोई में हुआ था, मेरी एक फ्रेंड है, तो अभी कुछ टाइम पहले ही, मतलब मेरे से थोड़ी छोटी है, तो कुछ टाइम पहले ही आंटी जो है बता रही थी, एक दिन इसने बोला मेरे को कि मैं ट्यूशन जा रही हूँ, 9th में होगी शायद, या 8th में थी, 9th में थी, तो अब कोएड में पढ़ते हैं सब बच्चे, मतलब ज़्यादातर दिल्ली में तो यही हालत है, मतलब हालत क्या है, इसमें कुछ बुरा तो है नहीं, तो अगर हम देखें कोएड में पढ़ते हैं, जहाँ लड़के और लड़कियाँ दोनों हैं स्कूल में, तो हमारी एक आंटी, उन्होंने कहा कि ये बता के गई घर से कि मैं ट्यूशन जा रही हूँ, अब मूड बना होगा बीच में, अपने किसी फ्रेंड के साथ जाती होगी या जो भी है, तो अब उसने कहा कि मतलब इन दोनों का मूड बना के यार ट्यूशन नहीं जा रहे आज, होता है कई बार उस उम्र में, टीनेज में। अब वो आंटी ने देख लिया कहीं पे कि ये ट्यूशन तो गए नहीं है, ऊपर से घूम रहे कहीं, है ना, नॉर्मली घूम रहे थे, फ्रेंड था वो, जस्ट ऐसा नहीं है, इधर उधर का मत सोचना, ऑपोजिट जेंडर सुनते ही हम लोग कहते हैं नहीं कुछ तो चक्कर होगा, बाबू भैया लड़का और लड़की दोस्त नहीं होते, वो बड़ा गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे। देखो, तो अगर मैं बात करूं तो वो आंटी ने देख लिया उनको, और काफ़ी फिर बाद में प्रेम से स्वागत हुआ घर पे आके, मतलब मार पिटाई नहीं, बट डांट खूब पड़ी कि कम से कम बता देना चाहिए था, है ये ट्यूशन नहीं जाना था तो बता देना था, हमको धोखे में क्यों रखा। तो ये एक नज़र में जो है पहचान लेते हैं माँ बाप, वैसे दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें पता हो ना पता हो। चलो ये मुझे थोड़ा ब्रेक हो गया, ये मिल गया ये बातें करके थोड़ा। कोडिंग की जब हम बात कर रहे हैं, कोडिंग क्या है? एक एनकोडिंग होती है, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, हिंदी में भी पढ़ेंगे, कोई कह रहा है नहीं होते, अरे कैसी बातें करते हो मियाँ। देखो कोडिंग क्या है, अभी मैंने कल परसों एग्जांपल दिया था ना, चलो कोडिंग एक और दे देते हैं। 143, ये मुझे बहुत बड़ी हो गई थी मैं, तब जाके पता लगा कि ये सब भी होता है भैया, है ना। 143 क्या है? 143 आपने कहा 143, सामने वाले ने समझा आई हेट यू, क्योंकि 1 4 लेटर्स और 3 लेटर्स, तो आपने एनकोड करके, कोड करके भेजा 143, सामने वाले ने डिकोड किया आई हेट यू, आप कहना चाहते थे आई लाइक यू, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, अगर वो एज इट इज समझ लेती या लेता तो मतलब कोडिंग डिकोडिंग ठीक से हो गई, लेकिन बीच में अगर बैरियर बन जाए कुछ, जैसे यहां पे बैरियर बन गया कि वो सही मैसेज नहीं पहुंच पाया किसी वजह से, या आपने वो मूवी देखी होगी ना, कौन सी है, अक्षय कुमार की, बेबी और पता नहीं कौन सी है, मुझे याद भी, वो हॉलीडे, मेरे को याद है फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था कॉलेज में, तो वो मूवी है ना अक्षय कुमार की, जिसमें हम बात करते हैं किस चीज की, अच्छा मैंने वो पोल दूसरी जगह पे दे दिया था, दूसरे इवेंट पे। तो अगर हम बात करें तो उसमें वो कोड डिकोड करते हैं लोग, रॉ में अगर हम देखते हैं जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है वहां पे कोडिंग डिकोडिंग होती है, तो आपने कोड करके भेजा, डिकोड होके सामने से आया, ठीक। इसका एग्जांपल मैंने अभी वो क्रिएटिविटी वाले चैप्टर में भी आपको एक दिया था, हालांकि फॉर द लैक ऑफ अ बेटर एग्जांपल, है ना, तो इसको किसी भी जाति धर्म से मत जोड़ना भाई, ये जस्ट जो है एक क्या है, एग्जाम्पल है जो मैंने अपने आसपास देखा, है ना। तो ये भाई साहब ने क्रिएटिविटी तो लगाई, साथ में कोडिंग भी कर दी, है ना। अब हो सकता है कि हम इसको गलत डिकोड कर लें, बट क्या कर दिया उन्होंने, 16 2 जा 8, यानी 16 दूनी हो गए 8। अब आप अपने आप इसको क्या कर लेंगे कि भैया इन्होंने किसी जाति का नाम लिखा होगा, डिकोड कर लेंगे। तो हम भाषा में एनकोडिंग करते हैं, और डिकोडिंग फिर जो रिसीव करने वाला है मैसेंजर क्या करेगा, जो भेजने वाला है सेंडर जो है वो करेगा एनकोड, या और डिकोड कौन करेगा, रिसीवर, ठीक है ना। चलिए खैर आते हैं वापस, उद्गामी साक्षरता 1 नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट से समझते हैं। देखिएगा उद्गामी साक्षरता क्या है, एमरजेंट लिटरेसी कि बच्चा जो है या बच्ची जो है, ये इंग्लिश में भी, इंग्लिश का ही शब्द है, ये तो एज इट इज भी मिल जाएगा, एक पेपर में तो एमरजेंट लिटरेसी दे रखा है हिंदी में लिख के। एमरजेंट लिटरेसी क्या है, यानी एमर्जिंग है, बच्चे में लिटरेसी अभी आई नहीं है, लेकिन उससे पहले के लक्षण हैं। वो किताब को पलट के देख रहा है बच्चा, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा पेन वेन चलाने की कोशिश कर रहा है, स्क्रिबलिंग जिसको कहते हैं,
है ना, कि वो राइटिंग की पहली स्टेज मानी जाती है कि बच्चा कुछ भी टेढ़ा और तिरछा कुछ भी जिसका कोई मतलब नहीं है वो बस पेन चलाया जा रहा है कुछ भी, तो ये स्क्रिबलिंग है। स्क्रिबलिंग हिंदी में पता नहीं कैसे लिखेंगे क्योंकि अंग्रेजी का ही शब्द है ना, स्क्रिबलिंग, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं इमर्जेंट लिटरेसी यानी उद्गामी साक्षरता की, तो बच्चा अभी साक्षरता से पहले की स्टेज है। इमर्जेंट लिटरेसी उद्गामी साक्षरता यानी वो ऐसे देख रहा है किताब खोल खोल के जैसे बड़ा उसे समझ में आ रहा हो कुछ, या कुछ भी पेन वेन चलाने की कोशिश करता है, इमर्जेंट लिटरेसी है। ठीक, चलिए आते हैं अब आपका फेवरेट टॉपिक जिसपे आप बहुत उलझते होंगे, अधोगामी यानी बॉटम अप और शीर्ष अधोगामी टॉप डाउन अप्रोच। फटाफट से देखते हैं, आपके लिए हमने बहुत अच्छे से जो है चित्रकारी की है यहाँ पे, देखते हैं। अगर हम बात करें किसकी, बॉटम अप की, अभी तो 10 भी नहीं बजे, अभी कहाँ भाग रहे हो, ब्लर वीडियो ये मत कहो यार, मुझे बड़ा बुरा लगता है, पता नहीं क्या दिक्कत है। अब नया स्टूडियो कुछ टाइम में बनके तैयार हो जाएगा तो शायद ये समस्या भी वहीं खत्म हो जाए। देखना एक बार, ये पिछली बार की सीटेट से सुनने में आया है। पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड यार इस बार नहीं करा पाऊंगी, मेरी बैंड बज गई है, मतलब तबीयत की बजी ही हुई थी, बट मैंने फिर भी बहुत हिम्मत मारी है। अधोगामी बॉटम अप, तो जितना हमने कर लिया यार उतना कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी वो कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कई बार, और एंड मोमेंट पे करके जाना पता नहीं कितना सही रहेगा। देखो एक बार, तो खैर बॉटम अप, बॉटम अप क्या, क्योंकि कल इंग्लिश पेडागोजी करना है। बॉटम अप अप्रोच, अगर हम उपागम की बात करें तो बॉटम अप अगर हम देखें, बॉटम से अप, अधोगामी है ना, बॉटम से अप। देखो ये अधोगामी कई बार हमें लगता है कि ये टॉप डाउन की बात कर रहा है, लेकिन उसमें शीर्ष अधोगामी लिखा होगा, ठीक है ना, तो वो एक बार देख लेना, या इंग्लिश वाले साइड जाके एक बार चेक भी कर लेना, क्योंकि ये ट्रांसलेशन में गड़बड़ की है इन्होंने पेपर में, मैंने देखा है। अक्षर पहचान, अक्षर पहचान क्या है, लेटर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, कि आप अक्षर की पहचान करना सीखते हो। सबसे पहले जब आपको देखते हैं क ख ग, ये क्या है, पहचान करते हो इनकी, है ना, कैसे लिखे हुए हैं। ध्वन्यात्मक विश्लेषण, इसके बाद क्या होगा, बच्चों को आपने अक्षर पहचान सिखाई क ख ग घ, है ना, फिर उसके बाद एक मिनट रुको, ध्वन्यात्मक विश्लेषण, चाय आ गई भाई, एक मिनट रुकना। ध्वन्यात्मक विश्लेषण क्या, अब बच्चा इन अक्षरों को ध्वनि के साथ जोड़ के सीखता है बोलना। ये क म मिलके कम बनते हैं, ये क्या है, ध्वन्यात्मक विश्लेषण है, फोनेटिक एनालिसिस है। तो पहले अक्षर की पहचान सीखा, फिर वर्णों को जोड़ के कैसी आवाज निकलती है वो ध्वनि निकालना सीखा, फिर शब्द की पहचान सीखा, क्योंकि अब वो अक्षर को जोड़ के या अक्षर की कैसी आवाज होती है, क को क बोलते हैं, ये सीख गया। फिर अब जब अक्षर से कमल बनेगा प्रॉपर, जब शब्द बनेगा तो वो उसको पता होगा कि शब्द की पहचान कैसे करनी है। फिर वाक्यांश बोध होगा, यानी वो जो फ्रेज होगा, 2 शब्द का सेंटेंस होगा वो सीखेगा। फिर वाक्य बोध होगा, वाक्य बोध क्या है कि वो प्रॉपर एक सेंटेंस को पढ़ पाएगा। फिर सेंटेंस के बाद क्या होगा, पैराग्राफ, अनुच्छेद को पढ़ पाएगा। फिर अनुच्छेद के बाद क्या होगा, वो पूरी स्टोरी को समझ पाएगा। तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम, बॉटम से अप की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। अभी आ रही हूं मैं, 1 मिनट बस चाय ले लूं, 2 मिनट में। देखना फटाफट से, आपको क्या लगा अब नहीं आऊंगी, अभी तो क्वेश्चंस भी कराने हैं आज हिंदी, क्योंकि एक ही सेशन में कंप्लीट करना है ना, और हिंदी यार सभी के लिए जरूरी हो जाता है, देखना एक बार। और अब वैसे भी रोज रोज तो हमको करना नहीं है मैराथन। उत्तराखंड देवभूमि से, अच्छा धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये 2 दिन जो है, एक दिन तैयारी की वजह से और कल फीवर की वजह से, देखना एक बार। तो ये क्लियर है, बॉटम अप क्या है, अधोगामी, नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब सबसे छोटी इकाई से भाषा की और जो प्रॉपर स्टोरी है तब तक जा रहे हैं, ठीक। ये ट्रेडिशनल अप्रोच मानी जाती है थोड़ी, यानी अक्षर पहचान से लिखे। इसमें पहले हम बच्चों को लेटर पढ़ना यानी अक्षर पढ़ना सिखाते हैं, फिर ध्वनि, क को क क्यों कहते हैं वो एसोसिएट करते हैं कि क को क कहते हैं। फिर शब्द की पहचान सिखाते हैं, जोड़ करके ध्वन्यात्मक अवेयरनेस आती है। फिर वाक्यांश यानी फ्रेज, 2 शब्द जोड़ के एक सेंटेंस बन रहा है, फिर वाक्य प्रॉपर सिखाते हैं। फिर उसके बाद कहानियां अनुच्छेद की तरफ जाएंगे, तो सबसे छोटी इकाई से बड़े प्रारूप तक जाएंगे, बॉटम अप। टॉप डाउन क्या है, टॉप से डाउन की तरफ। टॉप क्या होता है, कहानी की पूरी समझ, यानी एक ओवरऑल कविता आपने पढ़वा दी, फिर आप क्या कर रहे हैं, कविता पढ़वा दी और बच्चे को एक आइडिया भी लग गया। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं आप, अनुच्छेद बोध, यानी एक पैराग्राफ, उस कविता का आपने पहले पूरी कविता रिसाइट कराई, एक ओवरऑल मीनिंग समझ आया बच्चे को। फिर अनुच्छेद पे आए, उसके पैराग्राफ पे आए, है ना, अनुच्छेद पे आए, एक पैराग्राफ पे, मछली जल की रानी है तो 4 लाइन का पैराग्राफ था, उस पे आए अनुच्छेद। फिर उसके बाद अनुच्छेद से आपने क्या किया, वाक्य बोध पे गए आप। वाक्य बोध क्या है, सेंटेंस पे आए, पैराग्राफ से सेंटेंस पे आए। अब सेंटेंस से किस पे जाएंगे, वाक्यांश बोध, फ्रेज पे। सेंटेंस भी छोटा होता है ना, फ्रेज 2 ही शब्द का। फिर शब्द पे जाएंगे आप, फिर शब्द से ध्वन्यात्मक विश्लेषण कि कौन सा शब्द किस ध्वनि से मिलकर बना था, है ना। फिर उस ध्वनि के भी बाद आप अक्षर पे आ जाएंगे वापस, क ख ग पे।
तो वहां अक्षर से शुरुआत हुई थी और कहानी तक पहुंचे थे, और यहां कहानी से शुरुआत हुई है, क्योंकि शीर्ष अधोगामी यानी शीर्ष से, टॉप से डाउन जाएंगे, है ना। जैसे कि अधोगामी तो आपको पता ही है कि हम उसमें भी करते थे। बैंड बज गए यार, मेरी इतनी वीकनेस क्यों फील हो रही है। देखो एक बार, अगर मैं बात करूं शीर्ष अधोगामी की, तो यहां पे ना एक कॉन्टेक्स्ट में या संपूर्ण रूप में कहानी को हम समझ पाते हैं। यहां पे अगर हम देखेंगे टॉप डाउन में, तो संपूर्ण रूप में पहले कहानी को समझते हैं, बाद में जाकर के उसके हिस्सों को। चलिए खैर, अब आते हैं, ये क्वेश्चन भी इस बार आया हुआ था, अधिभाषिक क्षमता। अब ज्यादा वैसे बचा नहीं है, मेन चीजें हैं, हाँ थोड़े मेथड वगैरह हैं बाद में। एक मिनट रुकना। कोई कह रहा चाय पीने से पहले ठंडी हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। अभी आएंगे, बहुत सारी बातें हैं हमारे जीवन में, आई मीन आज के सेशन में, ठीक है ना। चलो फटाफट से चाय पीते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे। मज़ा नहीं आता पढ़ने में, अगर माहौल बनाया जाए तो कितना मज़ा आता है पढ़ने में, है ना। आपसे ज़्यादा मुझे लग रहा है मेरा पेपर है। देखो एक बार, अधिभाषक क्षमता। अधिभाषक क्षमता क्या है? देखो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में काम आएगा। मजे की बात ये है, तो आप 30 नंबर की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा बिठा के रखो, पेपर है 2 दिन बाद, एक दिन लेट सो जाओगे कुछ नहीं होगा। अधिभाषक क्षमता की जब हम बात कर रहे हैं, तो अधिभाषक क्षमता मेटा कॉग्निटिव एबिलिटी कह लो आप इसको एक तरह से, मतलब भाषा के ऊपर, अधिभाषिक, भाषा के बारे में, भाषा के ऊपर, भाषा के विषय में चिंतन करने, क्या चिंतन, भाषा के विषय में चिंतन करने और बात करने की योग्यता क्या कहलाती है? सिंपल 1 नंबर का क्वेश्चन है। मेटा कॉग्निटिव एबिलिटी, भाषा के बारे में सोचना, विचार करना, चिंतन पे चिंतन करना, रिव्यू यानी रिफ्लेक्ट कर पाना। रिफ्लेक्ट उसको कहते हैं हम, विचारशील होना ही कहते हैं। तो भाषा के बारे में चिंतन करना और बात करने की क्षमता अधिभाषिक क्षमता कहलाती है। 1 नंबर का सीधा सीधा इसको हम ये कहेंगे, डेफिनेशन वाइज ही, डेफिनेशन के टाइप का ही चीज है। अब आते हैं ध्वन्यात्मक जागरूकता पे। ये भी क्वेश्चन आता है, अब हिंदी में आने लग गया, पहले इंग्लिश में आता था। फोनेमिक अवेयरनेस, वैसे एम ये साइलेंट होगा मेरे ख्याल में। फोनिक अवेयरनेस की जब मैं बात कर रही हूं, तो ध्वन्यात्मक जागरूकता क्या है? ध्वनियों की जागरूकता है भाई, सिंपल। आपको ध्वनियां कैसे जुड़ के, कैसे शब्द की साउंड कैसी होती है, ध्वनि कैसे बनाते हैं, ये क ल मिलके कल बनाते हैं, है ना। ज ल मिलके जल बनाते हैं। कमल क म ल बनता है, और इसमें ओ की मात्रा लगा दे तो ओ की साउंड कोमल हो जाएगा। तो कमल और कोमल में क्या अंतर है, ये कैसे पता लग पा रहा है? बोलने में जो अंतर आपको लेके आना है, ये ध्वन्यात्मक जागरूकता है आपकी, कि आपको साउंड की अवेयरनेस है कि किसको कैसे बोलते हैं। तो व्यक्तिगत स्वरों को सुनने और उनमें हेरफेर करने की क्षमता, कि आप सुन के बोल पा रहे हैं। मैंने कहा ह्यूरिस्टिक, तो आपको आइडिया लगा HEURISTIC, ह्यूरिस्टिक। या मैंने कहा कोमल, तो आपको आइडिया लगा, हाँ सुन के आइडिया लग गया कोमल। मतलब स्वर को सुन के, या स्वर ही इसमें सीमित नहीं होते, स्वरों से तो कहानी शुरू होती है, अक्षर शब्द सब आ जाते हैं फिर बाद में। तो अगर हम कहें तो आपको सुन के आइडिया लगा, अच्छा इसने चौ बोला है तो इंग्लिश में चौ को CH लिखेंगे। तो ये क्या, सुन के ध्वन्यात्मक, यानी कोमल बोला है कि कमल बोला है, की बोला है या की बोला है ना। तो उसमें क्या है, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। तो इसमें ये आपको समझ में आए और उसमें आप हेरफेर कर पाए। यानी जो लोग गाने वगैरह सुनते हैं, तो वो हम कहते हैं ना, वो एक आपका उदाहरण होता है ना, रुको मत जाने दो, यानी रोको मत जाने दो। मतलब क्या हुआ, रोको मत यार किसी को, जाने दो। अब जैसे ही आपने क्या लगाया, फुल स्टॉप, और बोलने में आपका पता लगेगा रोको मत जाने दो। अब आपको लगेगा रोकना नहीं है भाई, जाने देना है, मतलब जाने नहीं देना, रोकना है। तो ये क्या हुआ, ध्वन्यात्मक, उससे पता लगेगा कि व्यक्ति ने किस सेंस में कहा है, किसी ने प्यार में कहा है कोई बात को, या गुस्से में कहा है। तो ये फोनिक अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि आप सुन के पहचान पाए ये चीज। ध्वन्यात्मक समझ कह लीजिए। अब मेरी चाय ठंडी हो, उससे पहले मुझे पी लेने दो। समग्र भौतिक प्रक्रिया, ये भी अब आता ही है। बस 1 मिनट का ब्रेक दे दो, ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें हैं। बढ़िया से पेपर दो, फिर मिलेंगे मीटअप में। रिजल्ट आने पे तुरंत मीटअप करेंगे इस बार, पिछली बार नहीं हो पाया था। कोई कह रहा बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। भगवान जी ना पाप देते हैं ऐसे बच्चों को जो ऐसी बातें करते हैं। 360p पे कैसे दिखेगा, 1080p पे करो। मुझे तो 360p पे दिख रहा है, आपको 1080p पे नहीं दिख रहा। क्वालिटी बढ़ा लो सरकार। इंटरनेट खा गए होगे आप सुबह से रील देख देख के। क्या करो, हम तो पढ़ाई में लगे हैं। 10 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट जीवन में नहीं है। बोलते हैं ना हिंदी में कि जहर खाने का समय नहीं है, एंड तो ये वैसा ही है अभी कि 10 मिनट वो क्या होता है। हमने 6.5 घंटे की क्लास में 10 मिनट का ब्रेक नहीं, 5 का भी नहीं दिया इवन, अगर कैलकुलेट करोगे तो।
आज तो फिर भी मैं थोड़ा स्लो चल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार सिलेबस कंपैरेटिवली कम है, कर लेंगे 2-3 घंटे में, मतलब अभी 1-आध घंटे में, 1-1.5 घंटा लगेगा अब तो, जिसमें लास्ट के 30 मिनट तो क्वेश्चन में लग जाएंगे, 30 क्वेश्चन 30 मिनट लगाएंगे हम। पढ़ते पढ़ते निन्नी आने लगती है। हाँ, पढ़ते पढ़ते तो आएगी ही जे, जब इंस्टाग्राम पे बातें करते हो लोगों से तब नहीं आती है निन्नी। बिल्कुल 2 दिन के ही हो रहे हो। घर वाले ना समय देख रहे हैं अभी कि अभी 2 साल हुए हैं, अभी इतना समय हुआ है, फिर सीधे ताने पड़ने शुरू होंगे बेरोजगारी के, तो उससे भी नींद ना उड़े ना, तो फिर कौन ही नींद उड़ा पाएगा। हालांकि इस तरह की बातें मैं बहुत अवॉइड करती हूँ, बट ये सच है जीवन का, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको इंटरनली मोटिवेट ज़्यादा होना चाहिए बाहरी फियर से। बट इंसान या तो प्रेम पे भागता है साइकोलॉजिकली, यानी ईदर लव ड्राइव्स यू और फियर, या तो लोग डर की वजह से कोई काम करते हैं या प्रेम की वजह से। तो आप देख लीजिए आपका प्रेम ज़्यादा बड़ा है किसी काम को करने का या डर, दोनों में से जो काम करे उसकी वजह से पढ़ लो। साइंस पेडागोजी नहीं यार, मैंने सिर्फ 3 मैराथन बोली थी, अगली बार मैं कोशिश करूंगी अगर इस तरह की चीज़ें ऐड हुई तो। अब इंग्लिश की पेडागोजी, और इंग्लिश तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, इंग्लिश तो कंपैरेटिवली ईजी रहेगा, है ना। चाहे आपकी फेवरेट, हाँ यार वैसे भी जो लोग टीचर्स के साथ ये होता है, चाहे जिनकी फेवरेट नहीं भी होती ना उनकी भी बन जाती है, क्योंकि इतना आप लगातार बोलते हो, और ऑनलाइन में तो एनर्जी डबल लगती है। अभी मैं ऑफलाइन क्लास लेना शुरू करूंगी, कुछ दिन की बात है, इस साल ऑफलाइन प्रॉपर बैच निकालना शुरू कर देंगे, मतलब कम लोग, बहुत लिमिटेड, पहले भी लिए हैं सेशंस, बट वो वैसे होते थे सीजनल, और ऑफलाइन में कंपैरेटिवली बहुत कम एनर्जी लगती है। मतलब जो मेरे लोग भी हैं, फ्रेंड्स हैं जो लोग, जिन्होंने काफ़ी हज़ारों की संख्या में ऑफलाइन में पढ़ा है, तो मतलब हज़ारों की संख्या में तो हमने भी पढ़ा लिया, लेकिन वो प्रॉपर 25-25 हज़ार वाली संख्या है, तो वो लोग भी यही कहते हैं कंपैरेटिवली कम एनर्जी लगती है ऑफलाइन में, क्योंकि एक तो लोग सामने बैठे होते हैं, तो एक नॉर्मल पेस पे चल रहा होता है, यहाँ पे समय कम और काम ज़्यादा। मुझे नहीं पसंद कि मैं बहुत स्लो स्लो चलूँ फिर लिखूँ 15 दिन तक एक चीज़, उतना समय होता नहीं है ऑनलाइन में, मतलब मुझे पर्सनली नहीं पसंद इतना स्लो डिस्कस करना ऑनलाइन में, तो स्पेशली। चाय बनी अच्छी है, लेकिन बस चाय पी के तुरंत लग रहे हैं, फिर रुकेंगे नहीं, सांस भी नहीं लेंगे बीच में। और सुनाओ क्या चल रहा है जीवन में आप लोग के, कहाँ कहाँ से देख रहे हो ये बता दो लिख के इतने। मैम जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन करते हैं क्या, केवीएस एनवीएस में बेस्ट क्या है? यार डिपेंड करता है, एनवीएस थोड़ा सा आपको रूरल एरियाज में ज़्यादा देखने को मिलेगा, और केवीएस कई लोग प्रेफर करते हैं, बट दोनों बहुत अच्छी जॉब्स हैं, मतलब ऐसा नहीं है। और फिर बाद में आपका मन करे तो आप इधर उधर आ सकते हैं। बिहार बुलंदशहर से भी देख रहा है कोई, इटावा, बुलंदशहर में कहाँ से देख रहे हो, सीधा हमें लोकेशन बताओ। बुलंदशहर हमने साइकिल से नापा हुआ है। मुरादाबाद से प्रणाम, बहुत बढ़िया। बिहार, पटना, राजस्थान। चलो 1 मिनट रुको बस, फिर अब कंटिन्यू करेंगे, बहुत बातें हो गई। मैं देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, लखनऊ, अलीगढ़, आजमगढ़, रांची, गोरखपुर, बहुत ही बढ़िया। भरतपुर राजस्थान, मुझे जाना है वहाँ, बर्ड सेंचुरी खुली होती है ना इस टाइम पे शायद, बट कब जाऊँगी ये नहीं पता मुझे। आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, अच्छा धन्यवाद। मुझे प्रयागराज भी जाना है, अभी 20 तारीख की कोई शादी है, फ्लाइट तो बुक है, बट मेरा भरोसा नहीं है मैं जा पाऊँगी या नहीं क्योंकि 21 को वापस आना है, आपकी आंसर की बनानी है। चलिए आ जाइए, बहुत बढ़िया। आप पूरे देश भर से देख रहे हैं, कोई मणिपुर से देख रहा है, मुझे कितना अच्छा लगता है बताओ। मतलब मैं ऑफलाइन क्लासरूम में या स्कूल में अगर टीचिंग कर भी रही होती, 30 बच्चे होते सामने ना, वो भी बुरी बात नहीं थी, बट इतने लोग अलग अलग जगह से, पूरे देश से कैसे देख पाते, इतनी जगह पे जॉब्स मिलती हैं लोगों को। मेहनत तो आपकी होती है, लेकिन थोड़ा बहुत डायरेक्शन। चलिए आते हैं वापस। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, टीपीआर, हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछा जाता है, ठीक है जी। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का मतलब क्या? समग्र मतलब टोटल या होल, भौतिक मतलब फिजिकल, यानी होल बॉडी, फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हैं यहाँ पे। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, टीचर ने कहा, वो क्वेश्चन आया था ना इस बार, और बहुत आता है ओ गॉड, ये लास्ट में ना देखो, टीचर ने कहा बच्चों को एक चैप्टर पढ़ाते हुए कि एक नाक होती है हमारी, 2 कान होते हैं,
2 लिप्स होते हैं, और जब टीचर कह रही है तो वो कह रही है साथ साथ आपको एक्टिविटी करके दिखानी है, जिस बॉडी पार्ट के बारे में बात की गई है उसको टच करके दिखाना है। जो आपको कहा 2 कान होते हैं तो बच्चे 2 कान टच कर रहे हैं टीचर के पीछे पीछे, जैसे टीचर बता रहे हैं करके। फिर नाक की बात हो रही है तो नाक टच कर रहे हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट भाषा समझने में दिक्कत है। हाँ, वो फिर प्रैक्टिस से भी आती है और रिवीजन से भी, ठीक है ना। तो समग्र भौतिक प्रतिक्रिया में सेम चीज आप रिपीट करते हैं टीचर के पीछे पीछे, लेकिन इसमें एक बात हमेशा क्लियर रहेगी कि टीचर बच्चे जो है फिजिकली रिपीट कर रहे होंगे, भौतिक प्रतिक्रिया कर रहे होंगे। अच्छा 2 एकम इतनी बड़ी मछली थी, है ना, तो आलू के चालू बेटा कहाँ जा रहे, तो टीचर के पीछे पीछे एक्शंस वो रिपीट कर रहे होते हैं फिजिकली। तो ये बेसिकली छोटे बच्चों के लिए, स्पेशली फर्स्ट और सेकंड क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं लेखन के प्रकार पे। अच्छा, पढ़ने से संबंधित एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको यही बता देती हूँ। एक तो अर्थ ग्रहण करना सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चों को पढ़ना आता है, वर्णों की पहचान है, सब कुछ है, और अर्थ ग्रहण करना नहीं आता। देखो, लिखने में प्रयोग, अपनी बात को अभिव्यक्त कर पाना, और पढ़ने में अर्थ ग्रहण कर पाना सबसे महत्वपूर्ण। अगर कोई पढ़ के सब कुछ पढ़ लिया मैंने, मेरे को पढ़ना आता है, मेरे पास, मैं शब्द पहचान लेती हूँ, मीनिंग पता है, लेकिन मेरे को अर्थ ही नहीं समझ आया किस सेंस में कही गई ये बात। कोई मुश्किल किताब पढ़ के देखो आप फिलॉसफी वगैरह की, आपको लगेगा तो वो पढ़ा लिखा सब बेकार है। यानी पठन में सबसे जरूरी क्या है? अर्थ। और लेखन में अभिव्यक्ति शुरुआत में, जब छोटे लेवल पे बच्चे की, एक्यूरेसी बाद में। प्राइमरी लेवल पे सटीकता नहीं चाहिए, प्राइमरी लेवल पे हमको फ्लुएंसी चाहिए, प्रवाहिता चाहिए कि बच्चा अपने आप को अभिव्यक्त करे, इवन फॉर दैट मैटर 6th to 8th लेवल पे भी। लेखन के प्रकार, लेखन के प्रकार फटाफट से देखेंगे। सुलेख होता है एक, आपको पता है, सुंदर सुंदर लेख, है ना, सुंदर लिखते हैं, बिल्कुल सजा सजा के सुलेख। दूसरा है अनुलेख। आपने वो बुक्स देखी होंगी जिनमें ऐसे डॉट डॉट वाला अ बना रहता था, फिर उसके ऊपर हम बचपन में वो करते थे कि इसको प्रॉपर ऐसे गाढ़ा करेंगे, है ना, ऐसे डॉट डॉट वाला क। तो अनुलेख मतलब लेख है पीछे डॉट डॉट वाला, और उसको प्रॉपर उसी का हमें अनुकरण करना है। श्रुत लेख क्या है? श्रुत लेख होता है इमला या डिक्टेशन, जिसको हम कह देते थे कि टीचर जो है कुछ बोल रही हैं और बच्चा लिखता है। डिक्टेशन, है ना, डिक्टेशन में टीचर बोलती हैं या माँ बाप भी बोल सकते हैं, और वो लिख रहा होता है बच्चा। इससे क्या होता है, इसके बहुत फायदे हैं। एक तो वर्तनी की अशुद्धि दूर हो जाती है, यानी वर्तनी अच्छी हो जाती है। वर्तनी बोले तो स्पेलिंग मिस्टेक, क्योंकि आप जब इमला लिख रहे हैं, आपको कहा गया, पूरी कहानी लिखवा दी टीचर ने, बचपन में आपने भी लिखा होगा, तो आपको खुद पता चल जाता है, फिर टीचर उसे चेक करेगा, फिर वो मार्क कर देगा जहां जहां गलती होगी। तो इससे स्पेलिंग मिस्टेक्स कम हो जाती हैं। दूसरा, आप सुन के समझने पे भी आपका फोकस रहता है, ठीक है ना। उच्चारण भी कुछ हद तक ठीक होगा, क्योंकि जो बोल रहा है व्यक्ति, उसको सुनने के लिए भी आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। जब आप सुन रहे हैं तो आपको समझ आएगा कैसे बोलते हैं। लेखन प्रक्रिया के मूल चरण और प्रोसेस एंड आपका प्रोडक्ट राइटिंग होता है, उसको समझेंगे। लेखन प्रक्रिया के मूल चरण, देखो वैसे तो कई सारे लोगों ने अलग अलग चरण दिए हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग के, समस्या समाधान के दिए, लेकिन हम जो मुख्य चरण है, क्योंकि घुमा फिरा की बात वहीं आ जाती है। अगर हम देखें पूर्व लेखन, पहला स्टेज क्या है? पूर्व लेखन, यानी प्री राइटिंग, यानी राइटिंग से पहले की एक्टिविटीज। जैसे प्री टीचिंग होती है कुछ एक्टिविटीज, बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिए, प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान के, उनकी जानकारी हम देख रहे हैं, उनको किसी विषय के बारे में कितनी जानकारी, फिर हम चैप्टर शुरू करते हैं जब उनसे पूर्व ज्ञान के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो शुरुआत में। तो प्री राइटिंग ऐसे ही है, राइटिंग से पहले। तो इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग, उद्वेलनशीलता कहते हैं उसको, मस्तिष्क उद्वेलन कहते हैं वैसे तो, उद्वेलन देख लेना हिंदी में जैसे भी लिखना हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग लिख लो, इजी हो जाएगा। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी दोनों में काम आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग होता क्या है कि आप बच्चों को ग्रुप में बिठा के एक आइडिया, अलग अलग आइडियाज पे सोचने को कह रहे हो। तो बच्चे ग्रुप में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि अच्छा आज हम इस टॉपिक पे लिखेंगे, फिर एक बच्चा ये आइडिया दे रहा है, दूसरा बच्चा ये आइडिया दे रहा है। तो ये प्री राइटिंग की प्रोसेस हो गई एक तरह से, ब्रेनस्टॉर्म करना, या फिर आपका चूज करना कि आप क्या आज लिखने वाले हैं, है ना। और इसमें काफी क्रिएटिविटी निकल करके आती है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के अलावा। आलेख की अगर हम, बट आपके लिए इतना इनफ है। आलेख की अगर हम बात करें, ड्राफ्टिंग पे क्वेश्चन आता है, ये कई बार पूछ लेगा आलेखन किसका पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए लेखन प्रक्रिया का, यानी ड्राफ्टिंग, इंग्लिश में ड्राफ्टिंग। पूर्व लेखन, ये भी लेखन प्रक्रिया का, ये तो अंडरस्टूड है। ब्रेनस्टॉर्मिंग पहला स्टेप हो गया। ड्राफ्टिंग क्या? आपने ड्राफ्ट बनाया, है ना, आपने ड्राफ्ट बनाया एक पत्र का या जिसका भी, कि भाई ये एक फॉर्मेट रहने वाला है, इसमें 180 शब्द होंगे और मैं ऐसे ऐसे लेटर लिखूंगी या ईमेल लिखूंगी या लेटर राइटिंग लिखूंगी। फिर आता है थर्ड, संशोधन या रिवाइजिंग, जिसको हम कहते हैं। अब ये रिवाइजिंग क्या है भाई? इसमें आप कुछ भी हटा सकते हैं, इसमें कुछ भी आप जोड़ सकते हैं। यहां पे आप एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं कि इसमें कोई आइडिया जोड़ना है, कोई आइडिया को हटाना है ना, वो रिवाइजिंग है। फिर आता है एडिटिंग। एडिटिंग यानी संपादन, संशोधन यानी परिवर्तन कुछ करना है, संपादन। देखो एडिटिंग में और रिवाइजिंग में थोड़ा सा अंतर है। रिवाइजिंग में बड़े परिवर्तन होते हैं, एडिटिंग में छोटे छोटे, कहीं पंक्चुएशन में गलती हो गई, कहीं कॉमा आना था, कहीं ये क्वेश्चन मार्क आना था,
है ना, तो आप प्रूफ रीड कर लेते हैं, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ये तो नहीं है, ठीक, तो वो प्रूफ रीडिंग आपकी यही हो जाएगी। फिर एडिटिंग में आपको जो भी छोटे मोटे काम है वो कर देंगे आप। पब्लिशिंग लास्ट है कि आप प्रकाशन में दे देते हैं, जो आपका पत्र है वो छप जाएगा या फाइनल पब्लिशिंग उसकी हो जाएगी। तो ये कुछ 5 मुख्य स्टेप हैं, इनमें से आपको बस यही देगा जनरली कि आलेखन किसके अंदर आता है, संपादन, एडिटिंग, ड्राफ्टिंग, इस पे बहुत आता है, तो आपको पता होगा लेखन क्या। भाषाई विकार फटाफट से सिर्फ 3 ही पढ़ने हैं आपको, बाकी मैं आपको सीडीपी में करा चुकी हूँ। अगर मैं देखूं भाषाई विकार यानी लिंग्विस्टिक विकार क्या कहते हैं, डिसेबिलिटी, तो अफेजिया सबसे पहले भाषा से संबंधित विकार है। अफेजिया या डिस्फेजिया भी लिखा आ सकता है, बात बराबर ही, आपको जवाब सेम ही देना है। अफेजिया क्या है, बच्चे को भाषा को समझने की क्षमता में दिक्कत आ जाती है और यूज करने में भी, यानी भाषा को कॉम्प्रिहेंड करने, यानी भाषा को समझने और भाषा के इस्तेमाल में समस्या आएगी। आप जो कह रहे हैं वो समझ नहीं पाएगा, और जो वो समझ रहा है आपको वो नहीं समझ में आएगा जो वो यूज कर रहा है। तो लैंग्वेज को समझने से संबंधित, और कई बार इसमें लेखन में भी फिर समस्या होगी जब समझ ठीक नहीं पा रहा तो ये कुल मिला के कॉम्प्रिहेंशन, भाषा को समझने से संबंधित समस्या है अफेजिया। डिसलेक्सिया क्या है, रीडिंग, तारे जमीन पर याद कर लीजिए, पठन वैफल्य कहते हैं, पठन संबंधी विकार है ये डिसलेक्सिया आपका, रिवर्स पढ़ता है बच्चा, है ना, तो ये एक बेसिक सी बात है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे डिसग्राफिया की, ग्राफ का मतलब ये देखो, ये राइटिंग का लिखा हुआ है ना, यहाँ पे रीडिंग उल्टे सीधे रिवर्स में लेटर्स दिख रहे हैं उसको, यहाँ पे बोलने और समझने में दिक्कत है ना, ये आपकी पेंसिल है, और ये पेंसिल मतलब लिखने के काम आएगी। तो डिसग्राफिया क्या है, राइटिंग, लिखने से संबंधित, ग्राफ बनाओगे किससे, राइटिंग से। तो डिसलेक्सिया रीडिंग, अफेजिया समझने से संबंधित, डिसग्राफिया है आपका लिखने से संबंधित। एक और चीज होती है, मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ, डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया हिंदी इंग्लिश में सेम कहेंगे। डिस्प्रेक्सिया से भी भाषा की समस्या हो जाती है उत्पन्न, क्योंकि डिस्प्रेक्सिया वैसे देखा जाए तो मैंने आपको सीडीपी में बताया है कि ये जो डिसऑर्डर है ये है उसका क्या कहते हैं उसको, मोटर स्किल्स का, यानी बच्चों को बटन लगाने, ये जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं स्पेशली इनमें दिक्कत होती है। शू लेसेस, फीते बांधने, टाई बांधने, बटन लगाने, पेन पकड़ने, इन सब में दिक्कत आ सकती है। जब पेन पकड़ने में दिक्कत होगी, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा, तो लिखने में भी दिक्कत हो जाएगी। तो डिस्प्रेक्सिया में राइटिंग में भी दिक्कत आ सकती है इन सब एक्टिविटीज के साथ, क्योंकि मोटर एक्टिविटी की प्रॉब्लम है, और डिस्ग्राफिया तो होता ही सिर्फ राइटिंग के लिए, तो इस बात का भी ध्यान रखना है ना। आते हैं फटाफट से एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है। समझ रहे हो, भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है, यह डैश का लक्षण है। फटाफट बताओ, समय नहीं है, गणना में क्षमता नहीं, डिस्कैलकुलिया थोड़ी, वो तो कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है ना। फिर बरौत से, बहुत बढ़िया जी। आते हैं लिखने में अक्षमता, डिस्प्राक्रिया या डिस्ग्राफिया भी कह सकते थे। तो सिर्फ लिखने में थोड़ी, पढ़ने एवं समझने में, अच्छा पढ़ने और समझने में तो लिखने में भी होगी, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन होगा हमारे पास प्रयोग या अभ्यास करने में अक्षमता, डिस्प्रेक्सिया है। प्रयोग या अभ्यास करने में, उसको लिखने में मोटर स्किल्स की प्रॉब्लम है, लिखने में तो सिर्फ लिखने की नहीं होगी, जब क्योंकि हमारे पास बेटर ऑप्शन यहाँ है, पढ़ने में अक्षमता, डिसलेक्सिया है, पढ़ने और समझने में दोनों में दिक्कत है। अफेजिया भी यहाँ पे होता तो भी आंसर सही हो जाता है, लेकिन वो प्रयोग की बात ज्यादा करता है, तो ये आपको इसमें दिक्कत होगी नहीं इस तरह के क्वेश्चन में, ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व कराओगे। आते हैं फटाफट से प्रोडक्ट एंड प्रोसेस राइटिंग, ये भी इन्होंने हिंदी में पूछना शुरू कर दिया, पहले सिर्फ इंग्लिश में पूछा करते थे। हिंदी का सिलेबस इतना बढ़ा दिया ना इन्होंने, मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि हिंदी पेडागोजी की तैयारी में लगभग 3 दिन लग जाएंगे, मतलब प्रॉपर, जबकि इसमें एटलीस्ट हाफ तो है ही, जो प्रीवियस मैराथन का भी काम में आ जाएगा डेटा, हालांकि उसको भी मैंने रिवाइज कर दिया, क्वेश्चन ऐड किए हैं। प्रोडक्ट एंड प्रोसेस अप्रोच ऑफ राइटिंग, देखो प्रोडक्ट अप्रोच को हम कहते हैं उत्पाद उपागम ऑफ लेखन का, उत्पाद उपागम, प्रोडक्ट का मतलब ये होता है उत्पाद, कोई प्रोडक्ट क्या हो सकता है, प्रोडक्ट, ये फोन एक प्रोडक्ट है ना। तो राइटिंग को जब हम एक प्रोडक्ट की तरह ले रहे हैं, ये ट्रेडिशनल वे है, ये ओल्ड मेथड माना जाता है एक तरह से, ट्रेडिशनल वे है जिसमें गलतियों की संभावना बहुत कम होती है, एरर फ्री चाहिए इनको राइटिंग, यानी त्रुटि मुक्त चाहिए। एरर फ्री मतलब त्रुटि मुक्त, लिख लोगे ना इतना तो, त्रुटि मुक्त, फ्रूटी नहीं है ये, वो जो कौन सी सोनपरी में आती थी, ये त्रुटि है, गलतियां, एरर, तो ये एरर मुक्ति चाहिए, एरर मुक्त चाहिए इनको, मतलब गलती कम से कम हो प्रोडक्ट राइटिंग में, इसलिए इसमें अनुकरण पे यानी कॉपी पे, इमिटेशन पे, इन सब पे जोर रहता है। पहले से एक फॉर्मेट मिल गया, भैया ये लेखन पत्र लेखन है, यहाँ पे डेट डलेगी, बिल्कुल इधर लाइन की ना हो, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, ये क्या है, प्रोडक्ट राइटिंग हो गया। पहले से चीजें फिक्स्ड हैं, इमिटेट करनी है, एक पैटर्न फॉलो करना है, एक फॉर्मेट फॉलो करना है। जबकि जो प्रोसेस अप्रोच है, प्रोसेस का मतलब ये प्रक्रिया, जो प्रक्रिया दृष्टिकोण है, यहाँ पे फ्री राइटिंग को फ्री राइटिंग का मौका मिलता है, यानी बच्चे के मन में जो आ रहा है वो लिखेगा,
या फिर उसको कोई मुद्दे पे जाने के लिए वो ब्रेनस्टॉर्म भी करेगा, है ना, वो सोचेगा समझेगा, एक क्रिएटिविटी निकल के आती है बच्चे की। तो प्रक्रिया दृष्टिकोण क्या है, रचनात्मकता के लिए होता है। बच्चे का जो रचनात्मक पहलू है वो यहां निकल के आएगा, रचनात्मकता के लिए है, रचनात्मकता को विकसित करेगा प्रक्रिया। क्योंकि यहां जो जैसे लर्निंग भी क्या है, एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस में प्रोसेस पे फोकस है, सीखने पे फोकस है। रचनात्मकता इसलिए बेहतर होगी क्योंकि प्रक्रिया दृष्टिकोण प्रोसेस पे, राइटिंग की प्रोसेस पे क्या आइडियाज आ रहे हैं बच्चे को, यहां मल्टीपल ड्राफ्ट्स बन सकते हैं, यानी एक बार में नहीं सही बना दोबारा लेके आओ, अच्छा ये वाला विचार नहीं इस पे करेंगे, तो यहाँ चेंजेस बहुत सारे संभव है प्रोसेस में। लेकिन प्रोडक्ट में क्या है, वहां पे उत्पाद में बहुत कम संभावना है परिवर्तन की, एक ही ड्राफ्ट बनेगा फाइनल, और क्या होगा, संशोधन की भी संभावना कम है, इमिटेट करना या कॉपी करके काम चल जाता है, फॉर्मेट एकदम फिक्स्ड है, यहाँ पे फॉर्मेट फिक्स नहीं होता प्रोसेस में, तो यहाँ क्रिएटिविटी की संभावना कम हो जाती है उत्पाद में, लेकिन यहाँ एरर भी बहुत कम हो जाते हैं, जबकि प्रोसेस में जो है वो एरर बता देंगे भाई, सेव एंड सेफ देखिएगा। तो जबकि प्रोसेस में एरर कई बार होते हैं, लेकिन वहां नेचुरली आपके आइडियाज निकल के आते हैं, क्रिएटिविटी निकल के आती है प्रक्रिया दृष्टिकोण में, और उत्पाद में त्रुटि की कमी, जैसे आप फॉर्मल लेटर वगैरह लिख रहे हैं तो वो वहां आ जाएगा। यहाँ पे आप प्रोसेस में, तो ये मेरा मन किया बस ये लगाने का, इसका कोई औचित्य नहीं था, ये जो आपके सामने इमेज है, मतलब किसी भी चीज पे, इसका कहने का मतलब ये किसी भी चीज पे आपका मन किया महल पे लिखने का, आपका मन किया, मतलब बच्चे के दिमाग में जो उसकी कल्पना शक्ति बढ़ रही है यहाँ पे प्रोसेस राइटिंग में। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं कि उसका मन किया कोई अपनी तरफ से स्टोरी बना के लिखने का। अब प्रमुख कुछ विधियां हैं, फटाफट से करेंगे, इसमें बिल्कुल समय हम नहीं लगाएंगे। अगर प्रमुख विधियों की हम बात करूं, काफी हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप बने रहो, मस्त मजा आ रहा है। व्याकरणिक विधि, व्याकरणिक विधि यानी जिसमें हम व्याकरण के माध्यम से, नियमों के माध्यम से सिखा रहे हैं। व्याकरण अनुवाद है जिसमें व्याकरण यानी नियम और मातृभाषा दोनों का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, ये सिंपल पूछ लिया जाता है मातृभाषा का प्रयोग कहां वर्जित है, तो मातृभाषा यहां प्रयोग नहीं होती डायरेक्ट मेथड में, यानी प्रत्यक्ष विधि में। अगर आप लक्ष्य भाषा जो सिखा रहे हो उसी से आपको भाषा सिखानी होती है, यानी अंग्रेजी सिखा रहे हो तो सिर्फ अंग्रेजी में बात करनी है, ये प्रत्यक्ष विधि है। व्याकरण अनुवाद में हम मातृभाषा का खूब प्रयोग करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड है, यानी पारंपरिक विधि है, सबसे पुरानी मानी जाती है। ठीक, सम्मिश्रण में तो जैसे ये तो खिचड़ी मेथड है, जहां जिस मेथड की यूज करने की जरूरत पड़े। संप्रेषण परक बहुत अच्छा होता है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से सिखा रहे हैं। आगमन निगमन आपको पता ही है, अभी मैं बता रही हूँ एक एक, डोंट वरी, फटाफट से बता देते हैं। तो ये भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं, कोई भी लेवल हो आपका, दोनों जगह काम आएंगी। ठीक है जी। कोई कह रहा है पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड, जहां ले लो बच्चे की, यार अभी इंग्लिश पेडागोजी कल मुझे कराना है, अगर मेरी हिम्मत हुई तो मैं परसों कराऊंगी, बट मैं कमिट नहीं कर रही हूँ पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, क्योंकि परसों मेरे को आपको कराना है वो कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव से आपके नंबर ज़्यादा बचवा देगा। मैं हर साल बनाती भी हूँ, अब तो बहुत लोग बनाते हैं। खैर देखिएगा, व्याकरण विधि की अगर हम बात करें, यानी ग्रामर मेथड है, इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है। मतलब मान लीजिए इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो उसके कुछ नियमों को, कुछ शब्दों का हम इस्तेमाल करेंगे, मतलब यहाँ पे फोकस किस पे, व्याकरणिक नियमों के आधार पे अभ्यास कराया जा रहा है। यानी यहाँ हम शब्द जोड़ जोड़ करके क्या कर रहे हैं, ग्रामेटिकल जो आपके रूल्स हैं उन पे फोकस है। व्याकरण विधि नाम ही है कि व्याकरण सिखा रहे हैं। व्याकरण क्या है, नियमबद्ध हो जाता है थोड़ा सा व्याकरण, इसमें और क्लैरिटी आ जाती है, आपकी वोकैबुलरी बेहतर हो जाती है, आप संरचना समझने लगते हैं व्याकरण के माध्यम से। व्याकरण पढ़ाना कैसे चाहिए, संदर्भ में लास्ट में बताऊंगी। व्याकरण अनुवाद विधि, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जीटी मेथड कहेंगे इसको। ये क्या 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत और मान्य विधि के नाम से जानी जाती है। कई बार आ जाता है कि परंपरागत विधि कौन सी है, तो यही है। इसमें व्याकरण और अनुवाद दो विधियां परस्पर संयोजित हैं, यानी ग्रामर भी सिखा रहे हैं और अनुवाद यानी ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं। जैसे मैं अभी बीच बीच में क्या कर रही थी, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता रही थी कोई शब्द, तो वो ग्रामर ट्रांसलेशन है। अगर मैं इसको व्याकरण में यूज कर रही होती तो वो ग्रामर ट्रांसलेशन हो जाता। तो इसमें मातृभाषा का प्रयोग खूब होता है, यानी बच्चा अगर मान लीजिए इंग्लिश सिखा रहे हो आप उसको, तो इंग्लिश को आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हो। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में वो बुक आती थी ना, मतलब न्यू स्टाइल करके, या और भी कुछ किताबें आती है जो व्याकरण की होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी, वो होती तो इंग्लिश ग्रामर की है, बट उनमें हिंदी में ट्रांसलेशन होता है पूरा, तो वो ग्रामर ट्रांसलेशन, क्योंकि मातृभाषा के माध्यम से आप अंग्रेजी समझ पाए। तो यहाँ मदर टंग का खूब यूज होता है। मातृभाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो व्याकरण अनुवाद विधि में पूछा जाता है आपसे। चलिए आगे बढ़ेंगे, समय ज्यादा नहीं लगाएंगे, ये मैंने पिछली बार पुराने मैराथन में भी आपने देख लिया होगा, ये वाला पार्ट तो एज इट इज है। प्रत्यक्ष विधि की अगर मैं बात करूं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में आ जाता है कई बार। प्रत्यक्ष विधि हिंदी में नहीं आएगा तो इंग्लिश में नहीं आएगा तो हिंदी में, क्योंकि सेम ही है। डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष का मतलब जिस भाषा को, लक्ष्य भाषा को सिखा रहे हो, लक्ष्य भाषा के माध्यम से सिखाओ। यानी हिंदी सिखा रहे हो तो सिर्फ हिंदी ही बोली जाएगी, ऐसा नहीं है आपको अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी में चेंज कर देंगे। तो मातृभाषा का प्रयोग एकदम वर्जित होता है, मध्यस्थता के बिना। किसकी मध्यस्थता, मातृभाषा को मीडियम ही नहीं बनाएंगे। जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन में आप अनुवाद करते हैं कि इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं लेकिन हिंदी में ट्रांसलेट करके,
उसका अनुवाद करके। लेकिन यहाँ पे कोई अनुवाद नहीं होता, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के जैसा हो गया, जहाँ एक शब्द हिंदी का बोलने पे 5 रुपए फाइन भी लगा सकते हैं वो, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, मध्यस्थता नहीं होती, मीडियम नहीं बनती, मदर टंग का यूज ही नहीं है यहाँ, नो यूज ऑफ मदर टंग, मातृभाषा का कोई इस्तेमाल नहीं है। मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट बोल बोल के या ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू सिखाई जाती है भाषा, है ना। तो व्याकरण अनुवाद के इसमें ऑपोजिट में ये लेके आए थे कि उसमें, क्योंकि व्याकरण अनुवाद में क्या है, पढ़ना और लिखना तो सीख जाते हैं हम, लेकिन बोलना हम कभी नहीं सीख पाते, क्योंकि हमें सारी ग्रामर पता है बट हम बोल नहीं पा रहे, क्योंकि व्याकरण अनुवाद में हमें कभी बोलने की प्रैक्टिस ही नहीं हुई। लेकिन प्रत्यक्ष विधि में बोलने की बहुत प्रैक्टिस होती है, इसलिए यहाँ पे जो बोलना पक्ष है भाषा का वाचन, वो बेहतर हो जाता है। क्वेश्चन मतलब 4th मेथड देखिएगा, सम्मिश्रण विधि, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये है खिचड़ी मेथड यानी मिक्स्ड या एक्लेक्टिक अप्रोच। इसमें क्या है, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों का, यानी जो प्रैग्मेटिक। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ जाता ना कि एक बच्ची है जो अपने दोस्तों से अलग तरह से बात कर रही है, घर पे अलग तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है ना, मंदिर जा रही है तो अलग तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है, तो ये क्या है, भाषा का उपयोगितावाद सिद्धांत है। उपयोगितावाद क्या होता है भाई, प्रैग्मेटिक्स लैंग्वेज में, जैसे अभी हम सिमेंटिक की बात करते हैं तो वो मतलब से संबंधित होता है, हम सिंटैक्स की बात करते हैं तो वो वाक्य विन्यास जिसको कर रहे हैं रूल्स से संबंधित है, ग्रामर से, स्ट्रक्चर से। हम फोनीम की बात कर रहे हैं तो वो साउंड से संबंधित है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है। हम मॉर्फीम की बात कर रहे हैं तो वो अर्थ से संबंधित है। लेकिन जब हम प्रैग्मेटिक्स की बात करते हैं तो ये उपयोगिता से, प्रैक्टिकल यूज ऑफ अ लैंग्वेज। तो उपयोगितावाद की जब हम भाषा में बात करेंगे, इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये क्या है, प्रैग्मेटिक्स। क्वेश्चन एक भी मुझे नहीं लगता इस बार आपका बाहर जाने दिया जाएगा, एक आध क्वेश्चन गया तो गया। प्रैग्मेटिक्स अगर आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में भी समझ लेंगे कि भाषा को यूज करना प्रैक्टिकल सिनेरियो में, पापा के सामने आप उस टोन में बात नहीं करते जिस तरह से आप अपने दोस्तों के सामने करते हैं, इवन जिस तरह से मम्मी के सामने करते हैं कई लोग, है ना। पापा तो भारतीय संस्कृति में थोड़ी डरावनी वस्तु बना दिए गए ना, सबके नहीं होते खैर ऐसे। देखो एक बार, तो ये एक बेसिक बात हो गई। तो अगर हम देखें इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण प्रक्रिया व्यवहारिक पक्ष यानी यूज करके आप सीख रहे हैं। इस सम्मिश्रण विधि में शिक्षक भाषा के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप और शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकता है, यानी जब जो मन करे आप मेथड चेंज कर सकते हो, उसमें मल्टीपल मेथड्स या विधियां प्रयोग कर सकते हो। सम्मिश्रण का मतलब ये मिश्रण कर दिया सभी विधियों का। संप्रेषण परक यानी कम्युनिकेटिव मेथड है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, CLT भी कह देते हैं कई बार। प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाते हुए संप्रेषणात्मक विधि का विकास हुआ, यानी ये विधि आई कि संप्रेषण, कम्युनिकेटिव टीचिंग पे बात हो। भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना सीखना है, यानी जब आप लैंग्वेज को यूज कर रहे हो तो क्या होगा, आप उसका स्ट्रक्चर भी सीख जाते हो, आप उसका व्याकरण भी सीख जाते हो, आप उसके नियम भी अंतर्निहित कर लेते हो, आत्मसात कर लेते हो। तो आप संरचना या स्ट्रक्चर कैसे सीखते हो, भाषा के प्रयोग से ही। कौन से मेथड में, संप्रेषण परक विधि में। ठीक है जी, चलिए आज के लिए अभी तो इतना नहीं है, काफी है। आगमन विधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके हर एक, चाहे मैथ्स हो, मैथ्स पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, इवन आपका CDP, कहीं भी इससे क्वेश्चन आ जाता है, ये आपका फेवरेट है। आगमन विधि, आगमन विधि बोले तो इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड कौन सी बला है भाई, इंडक्टिव रीजनिंग भी कह सकते हो, अरस्तु ने यानी एरिस्टोटल ने दी थी इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों। अगर हम बात करें आगमन विधि की तो उदाहरण से नियम की ओर, यानी पहले आपको एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल टू रूल। एग्जाम्पल क्या है, अपने फेवरेट फूड का नाम बताओ, किसी ने बताया छोले भटूरे। अपनी फेवरेट सिटी का नाम बताओ, किसी ने बताया आगरा, दिल्ली, वाराणसी, वॉटएवर, मतलब अलग अलग नाम बताए। अपने दोस्त का नाम बताओ, बच्चे ने बताया सीमा, किसी ने बताया राम। ये सब लिख दिए गए बोर्ड पे, यानी उदाहरण है ये। उदाहरण से हम नियम की ओर जाएंगे कि ये सारे जो नाम हैं ये किसी वस्तु के, किसी स्थान के, किसी व्यक्ति के नाम हैं, और इन नामों को, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नामों को संज्ञा कहते हैं। यानी उदाहरण से नियम की ओर लेके गए आप, ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके गए। ज्ञात क्या था, उदाहरण तो आप जानते हैं, नोन है आपके लिए। अज्ञात क्या है, वो नियम अज्ञात था, आपको पहले नहीं पता था कि भाई अच्छा ये मेरा दोस्त अनीश जो है, मेरा कोई दोस्त नहीं अनीश, मैंने आज तक सुना भी नहीं किसी पर्सनल कॉन्टेक्ट में अनीश नाम, है ना। देखो एक बार, मजाक कर रही हूँ, खैर थक गई हूँ शायद। देखो एक बार, तो अनीश जो मेरा दोस्त है, ये सामने बिल्कुल मैं ऐसे करके बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। तो अनीश एक संज्ञा का उदाहरण है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो सरस्वती माँ की प्रतिमा यहाँ रखी हुई है, तो सरस्वती माँ क्या है, सरस्वती जो नाम है एक, तो ये मेरे भगवान का नाम क्या हुआ कि ये भी संज्ञा है। तो अब बच्चे को उदाहरण पहले से पता था, प्रतिमा उसने पहले भी देखी थी, है ना। लेकिन ये सारी मूर्तियां जो हैं आप ही ने दी हुई है ना, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आजकल मैं बहुत
बढ़िया महसूस करती हूँ। देखो एक बार, जबकि मैं थोड़ी सी मतलब प्रैक्टिकलिटी और वो सब है, आएंगे बाद में इस पे। तो ये क्या हुआ कि मेरे को पता था पहले से, सरस्वती भी मैं जानती थी नाम, रीमा भी मैं जानती थी, दिल्ली भी मुझे पता था, छोले भटूरे भी मुझे पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये सब संज्ञा का उदाहरण है। समझ पा रहे हो ना बात? हाँ ठीक है, ओल्ड वीडियो समझ लेना। चलो फिर बढ़ते हैं। तो ये नोन से अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहे हैं आप, ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। यहां पे आप नियम बनाते हैं उदाहरण से, विशिष्ट से सामान्य की ओर, क्योंकि उदाहरण हमेशा विशिष्ट होगा। जब मैंने कहा सीमा, तो सीमा विशिष्ट है, स्पेसिफिक है। अगर मैं गर्ल कहती तो वो एक रूल हो जाता कि गर्ल तो कोई भी हो सकती है ना। तो ये क्या है, सामान्य से विशिष्ट से सामान्य, यानी एग्जाम्पल टू रूल। एग्जाम्पल हमेशा विशिष्ट होगा, किसी एक स्पेसिफिक के बारे में होगा। सामान्य, नियम हमेशा सामान्य होता है। संज्ञा की परिभाषा पूरी दुनिया के लिए सामान्य है, सेम है, a+b का होल स्क्वायर सबके लिए सेम है। तो ग्रामर में हम यूज करते हैं इसका। छोटी क्लासेस में इंडक्टिव ही यूज करना है, दोनों का मिश्रण भी यूज कर सकते हो, लेकिन डिडक्टिव बड़ी क्लासेस में, ग्रामर हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इनमें जो है आपका ये डिडक्टिव यानी निगमन विधि यूज होती है, और आगमन जो है आपकी छोटी क्लासेस में यूज होती है। दोनों का मिश्रण आप यूज कर सकते हैं, वो अच्छा एक मेथड बन जाता है। निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड जो थोड़े से साइंटिफिक से सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें ज्यादा फॉर्मूला वगैरह होता है, जैसे साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, ग्रामर हो गया, इन सब में डिडक्टिव मेथड का प्रयोग होता है कई बार। तो निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड। नियम से, न से निगमन, न से नियम, नियम से उदाहरण, यानी रूल टू एग्जाम्पल। पहले यहां डेफिनेशन बताते हैं आप संज्ञा की, या फॉर्मूला बताते हैं a+b का होल स्क्वायर, a²+b² + 2ab। ये क्या हुआ, डेफिनेशन। या फिर पहले फॉर्मूला सीधा सीधा बता दिया, a² + b² + 2ab, वॉटएवर, है ना, या डेफिनेशन लिखवा दी, है ना। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ये कहते थे ना। हाँ, नहीं, संज्ञा के स्थान पे उपयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। विशेषता तो आई थिंक संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो विशेषण हो जाते हैं। वही मेरे को बहुत साल हो गए प्रॉपर हिंदी पढ़े हुए, तो जज मत करना, कर लेना। चलो, नियम से उदाहरण की ओर, यानी रूल टू एग्जाम्पल। पहले नियम, बाद में उदाहरण। सामान्य से विशिष्ट, क्योंकि नियम हमेशा सामान्य होता है, जनरल है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, नियम सेम रहेगा, पूरी दुनिया के लिए नियम सेम रहेगा। विशिष्ट क्या है, उदाहरण विशिष्ट है। जो आपने सीमा लिया, रीमा लिया, दिल्ली लिया, आगरा लिया, वो विशिष्ट है। ठीक, तो सामान्य से विशिष्ट यानी जनरल टू स्पेसिफिक। इतनी बात क्लियर है। अब यहां पे एक तरह से आप अज्ञात से ज्ञात की ओर जा रहे हैं, क्योंकि नियम आपको ज्ञात नहीं है, वो नियम तो आपके लिए एक तरह से अज्ञात है। फिर आप जब एग्जाम्पल से उसको ज्ञात बनाते हैं, तो अज्ञात से ज्ञात लिख सकते हो यहां पे उल्टा उसका, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर में 100 मार्क्स आ रहे हैं, अरे बढ़िया, उससे तो ऊपर ही आएंगे। अब मार्क्स मत गिनो, अब तो मेहनत करो जितना हो सके। कुछ लोग कमेंट में ही सेटिंग कर रहे हैं, अरे भाई ये लोग अडल्ट लोग हैं, कोई बात नहीं, अब क्या ही करें, इनकी इच्छा जो करना है इनको, बट पढ़ लो यार। देखो अब ऑलमोस्ट सेशन खत्म की तरफ ही है, मतलब जो कंटेंट है उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें और हैं। एनईपी है, अभी पाठ्य पुस्तक है। देखो शिक्षण जो है त्रिआयामी प्रक्रिया, एक बार सीडीपी में भी पूछ लिया था ये, ट्राइपोलर प्रोसेस। एक व्यक्ति थे एडम्स, जिन्होंने बाइपोलर बताया था, यानी दो ध्रुव होते हैं, एक शिक्षक और एक, दो सिरे हैं, एक शिक्षक यानी टीचर, दूसरा स्टूडेंट। ये एडम्स ने द्विध्रुवीय प्रक्रिया दी थी, बाइपोलर। फिर ट्राइपोलर दी जॉन डुई ने। ट्राइपोलर यानी 3 पोल होते हैं, 3 आयाम होते हैं। जॉन डीवी वही है आपके, जॉन डुई जो प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील शिक्षा और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं। तो इन्होंने 3 ध्रुव बताए शिक्षण की प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। हालांकि ये चैप्टर है अपना टीचिंग लर्निंग प्रॉपर, हम D+B में पढ़ते हैं, अलग से उसमें आता है। अध्यापक है एक सिरे पे, टीचर है एक तरफ, है ना, दूसरी तरफ छात्र है यानी स्टूडेंट है, और तीसरी तरफ विषय वस्तु यानी कंटेंट या करिकुलम या सब्जेक्ट है आपका। इसमें डिपेंडेंट होता है छात्र, इंडिपेंडेंट जो है अध्यापक, और इंटरवीनिंग जो बीच का मध्यस्थ है वो विषय वस्तु है। ये मैंने ऐसे बता दिया, सीटेट के लेवल की बात नहीं, बट हाँ ये 3 ध्रुव पूछे जा चुके हैं। तो ट्राइपोलर में अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु। वैसे सिंपल क्वेश्चन पूछा था, ट्राइपोलर किसने दिया, तो जॉन डुई ने। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, शिक्षण सूत्र फटाफट से पढ़ लो, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ ऑलरेडी। निगमन में ज्ञात से अज्ञात किस में जाएगा भाई, निगमन के आगमन, फटाफट से बताओ। 1 नंबर का क्वेश्चन, जल्दी जल्दी दौड़ लगा के घर वालों को कहो जल्दी जल्दी बताओ, आगमन होता है कि निगमन होता है। मम्मी पापा चाचा जो भी जगह है, क्वेश्चन कराऊंगी, बिल्कुल कराऊंगी। 30 क्वेश्चन है लास्ट में, फटाफट करा दूंगी, क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा, जरूरी है, क्योंकि अब इसके बाद सेशन होगा नहीं, तो ये कंप्लीट सेशन हो जाएगा कम सालों भर के लिए। अब पता नहीं है कि मतलब, ये मैंने राहुल से सीखा है, राहुल बिहार से हैं, तो वो थोड़ी हिंदी में पूरा टच मैंने सीख लिया अब तक, है ना। सालों भर के लिए आपके लिए काफ़ी हो जाएगा ये, और नॉर्मल में अगर हम कहें तो हम कहते हैं कई साल तक काफ़ी रहेगा, है ना। तो देखिए एक बार, तो ये आगमन, हाँ राइट, बहुत बढ़िया। ज्ञात से अज्ञात, एग्जाम्पल, उदाहरण जो है वो
ज्ञात होता है। तो बच्चे को जो पहले से आता है, जो उसका पूर्व ज्ञान है, उससे आप नवीन ज्ञान को, सरल से जटिल की ओर जाते हैं, सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त क्या है? जो उसके सामने है, जिसको वो टच कर सकता है, जिसको जानता है वो। ज्ञात से अज्ञात। तो ये देखा जाए तो किसके बारे में बात हो रही है? ये आगमन के बारे में बात हो रही है। इंडक्टिव के ही ये सारे उदाहरण बन गए। तो बच्चे को हमेशा सरल से जटिल ले जाओ, जो वो जानता है ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाओ। मूर्त, जिन चीजों को वो रियलिया, जिसको हम कहते हैं, अभी आएंगे रियलिया पे भी, सरल से जटिल की ओर ले जाओ, जो वो जानता है। पहले जटिल से सरल कभी नहीं जाते, सरल से जटिल जाते हैं, धीरे धीरे फिर हम जटिल की तरफ जाते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री 3 प्रकार की होती है। दृश्य, जो देख करके हम सीख रहे हैं, अभी बताएंगे। श्रव्य, जो ऑरल या ऑडियो कहते हैं जिसको, दृश्य श्रव्य, जिसमें ऑडियो विजुअल, जो आप में और आप यूज कर रहे हैं आईसीटी के माध्यम से। क्रिया सहायक सामग्री होती है, आप बच्चे को कोई एक्टिविटी कराने फील्ड ट्रिप पे ले गए, कोई संग्रहालय दिखाने ले गए, कोई हिस्टोरिक साइट दिखाने ले गए, जिसमें एक्टिविटी हो रही है प्रॉपर, ट्रिप पे ले गए, वो क्रिया सहायक सामग्री है। बाकी ये तो तीनों आपने सुने होंगे, मैं फिर भी बता देती हूँ। दृश्य सामग्री, भाई आपकी किताब हो सकती है, जो पाठ्य पुस्तक है वो दृश्य है, देख करके आप सीख रहे हैं। ब्लैक बोर्ड हो सकता है ना, तो दृश्य, ठीक है, ये 2D होता है एक तरह से। श्रव्य क्या है? जब आप सुन रहे हैं, कोई ऑडियो बुक सुन रहे हैं आज की डेट में आप, है ना, आप ये वीडियो देख नहीं रहे, सुनते सुनते सो गए, तो वो ऑडियो बन गया उस टाइम पे, तो श्रव्य है। अब इसमें FM या रेडियो आ जाता था, ये थोड़ा मॉडर्न जमाने का रेडियो आ गया है ना, समझ रहे हो ना, वो सारे गाँव कौन सा होता है। और ये आपका हेडफोन्स आ गए, तो आप इसके माध्यम से अगर कुछ सुन रहे हो, FM सुन रहे हो, या पहले तो ये FM के नाम पे ही रहता था, या कोई ऑडियो बुक हो सकती है ना, हेडफोन्स, ठीक है। तो ये श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य क्या है? आपका कंप्यूटर, जिसमें दिख भी रहा है और सुन भी रहा है, यानी विजुअल्स हैं प्रॉपर। तो कंप्यूटर में आप कोई वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड है आपका, तो इसमें दृश्य और श्रव्य दोनों है। गाना भी बज जाएगा, मतलब आवाज भी आएगी आपको, और वीडियो भी दिख रही है। जैसे ये वीडियो है, ऑडियो विजुअल का उदाहरण है, और ये ICT का उदाहरण है, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन का इस्तेमाल, कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं हम, इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का यूज करके कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ऑडियो विजुअल माध्यम से। ठीक, आज तो आप लोगों ने मजा ही दिला दिया, मतलब बिल्कुल आप लोग हिलने को तैयार नहीं हो, ज्यादा ही मजा आ रहा है क्या पढ़ने में। रियलिया, यानी रियलिया क्या है? इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का ही उदाहरण है। शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री होती क्यों है? आपको बच्चे को पता है कि बच्चों को इंटरेस्ट आए, रुचिकर लगे, उन्हें पढ़ने में मजा आए। ये इतने फोटोज क्यों लगाए मैंने, 3 दिन क्यों लगाए इसमें? मेरे को तो सब आता था, मतलब ये सब तो मेरे को आता ही है ना, मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, हर साल पढ़ रहे हैं, हर साल पढ़ा रहे हैं, आंसर किया आ रही है, सब कुछ हो रहा है, क्या जरूरत थी? ब्लैक बोर्ड पे लिख के पढ़ा देती बस। इंटरेस्टिंग, रुचिकर, फिर टाइम सेविंग भी हो जाता, क्योंकि ऑनलाइन है तो चलो, ऑफलाइन में तो आप छोटे बच्चों पे टाइम सेविंग, वहां तो टाइम खर्च होता ही है। तो रुचिकर बने। अलग अलग लर्निंग स्टाइल, हम कहते हैं 65% लोग देख के सीखते हैं, तो उस पिक्चर देखने वाले फटाफट से सीख जाएं देख के, यानी विजुअल से। श्रव्य, 30% लोग श्रव्य यानी सुन करके सीख रहे हैं, तो मैं बोल भी रही हूँ प्रॉपर, चिल्ला चिल्ला के पढ़ भी रही हूँ साथ में, जो देख रहा है वो देख के भी सीखेगा, पढ़ के भी सीखेगा, पिक्चर भी देखेगा साथ में, और सुनेगा भी मुझे। और तीसरा क्या है? सुनना, मतलब लास्ट है, तीसरा है करके, तो मैं भाई एक्टिविटी भी कर देती हूँ, कई बार कुछ ले आती हूँ, कुछ दिखा देती हूँ आपको, वैसे तो फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए उसमें, तो वो 5% लोग हैं। तो हर तरह के लर्निंग स्टाइल, अलग अलग तरह से विविधताओं वाले जो विद्यार्थी हैं वो सब सीख पाए, रुचिकर हो, एज के अनुरूप होनी चाहिए, बोर्डम ना रहे क्लासरूम में, ज्यादा मूर्तता से अमूर्तता की ओर ले जा सके हम, यानी सिर्फ बातों में बताना और पिक्चर दिखाना मूर्त होता है, पिक्चर जो है ज्यादा, तो चार्ट का या इन सब चीजों का इस्तेमाल। रियलिया क्या है? रियल ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल, शिक्षण सामग्री के रूप में उपयोग की जाने वाली रोजमर्रा की वस्तुएं और सामग्री। टीचर जो है एक एप्पल का एग्जाम्पल देने के लिए एप्पल ले आए, बुक के बारे में दिखाने के लिए बुक ले आए, है ना, किसी फ्रूट के बारे में पढ़ाना है, शेप के बारे में पढ़ाना है, तो ये फ्रूट लेके आए, दिखाया कि भाई ये कैसी शेप है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रिज्म की, तो प्रिज्म का एक छोटा मॉडल ले आए, है ना। अगर केले के बारे में पढ़ाना है तो वो इस तरह का कुछ ले आए, प्लास्टिक के केले ले आए क्लास में, या रियल केले ले आए। तो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू पढ़ाना, रोजमर्रा की वस्तुएं जो जीवन में यूज हो रही है उनको दिखा करके आप सिखा रहे हैं, ठीक। आप ट्राइंगल सिखा रहे थे, आप ये इसका कुछ प्लास्टिक रूप दिखा सकते हो, या लेकर के आ सकते हो क्लास में, सुई धागा वॉट। तो अलग अलग चीजें, ऑब्जेक्ट्स, रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू पढ़ा रहे हो आप। स्केल लेके आए और एक गाजर लेके आए, दिखा रहे हो आपकी कितनी लंबी है ना। तो रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू पढ़ाना, रोजमर्रा की वस्तुओं का प्रयोग करना, या उसका कुछ मॉडल जैसा, जैसे सेब अगर नहीं ला पा रहे तो सेब का कुछ प्लास्टिक सेब ले आओ जो मूर्त तो हो, जिसको बच्चा देख सके आंखों के सामने। थोड़ा स्पीड, चलो पकड़ ली स्पीड, बस हो गया। मूल्यांकन की अगर हम बात करें, इवैल्यूएशन की और उपचारात्मक शिक्षण की, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से भी आएगा। तो आपको पता ही है मूल्यांकन या उपचारात्मक शिक्षण किस लिए करना है हमें? प्रतिपुष्टि,
फीडबैक, दूसरा सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए, यानी बेहतर बनाने के लिए टीचर अपना मेथड अच्छा कर सके, अपनी विधि को अच्छी कर सके, जहां कमी रह गई उसको सुधार सके, है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है, इसलिए हम मूल्यांकन करते हैं, ना कि बच्चे पे ठप्पा लगाने के लिए, लेबल करने के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, उपचारात्मक मूल्यांकन में दो चीजें आती हैं। एक आता है डायग्नोस्टिक यानी निदानात्मक परीक्षण, जिसमें आप कभी भी बच्चों को कोई भी समस्या आपको जांचना है तो आप डायग्नोस्टिक यानी निदानात्मक परीक्षण करेंगे। उसके बाद इसको डीआर कहते हैं, हम डायग्नोस करेंगे यानी निदान करेंगे, उसके बाद रेमेडी देंगे। दवाई बाद में तो देगा डॉक्टर, पहले पता लगाएगा। तो डायग्नोसिस में, निदानात्मक में आप पता लगाते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया में वही असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग। कोई भी चीज अगर ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है तो फॉर लर्निंग, कोई एक्टिविटी है तो फॉर लर्निंग, पेंसिल पेपर टेस्ट है तो ऑफ लर्निंग, ऐसे फॉर लर्निंग, एफ ए। एज लर्निंग क्या है, बच्चा खुद का आकलन खुद करे या उसके सहपाठी उसका आकलन करें, तो वो एज लर्निंग, सीखने के साथ आकलन। उपलब्धि परीक्षा, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है आपके यहाँ। उपलब्धि, दक्षता, हिंदी में बहुत आता है स्पेसिफिकली। उपलब्धि परीक्षण हम कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट को। फटाफट से देखिएगा, अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट कौन सी चीज है भाई? अचीवमेंट टेस्ट की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो अचीवमेंट टेस्ट है आपका, देखो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, उपलब्धि परीक्षण, परीक्षा यानी कितनी उपलब्धि हुई उसकी परीक्षा ले रहे हो आप, सिंपल। इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थियों ने क्या सीखा, कितना सीख पाए वो, अचीवमेंट कितना हुआ, टीचर बनाता है ये टेस्ट। भाषा कौशलों को कहां तक सीख पाया है, जो कौशल थे यानी सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, इनको कितना सीख पाया बच्चा, और उनके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया है। यानी पहले आपने पढ़ाया, फिर किस हद तक आपके जो वो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उद्देश्य रखे गए थे, उनकी प्राप्ति हो पाई है, कितना बच्चा सीख पाया है, ये जांचते हैं कि उपलब्धि कितनी हुई है बच्चे की, जो आपने पूरा पढ़ाया है जितने समय में, उससे सीखा कितना है, इसलिए उपलब्धि परीक्षा होती है। दक्षता परीक्षा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट कह सकते हो आप इसको। ये क्या होती है भाई? इसमें यह जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहां तक समझ पाया है और भाषा कौशलों में उसकी दक्षता या प्रवीणता किस स्तर तक है। अब देखना, आपको लगेगा सेम है, दोनों बात सेम नहीं है, फटाफट से समझना। अगर मैं बात करूं अचीवमेंट टेस्ट की, अचीवमेंट टेस्ट में हम जस्ट ये देख रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव सेट हुए थे उसके अगेंस्ट कितना हमें समझ में आ गया। सिलेबस में ये था, फटाफट से टेस्ट लिया, पता करिए अच्छा बच्चों को ये चैप्टर पता है, इतना परसेंट आता है, उसको पेपर में बात करते हैं। ये है अचीवमेंट टेस्ट, कितना परसेंट अचीव कर लिया, मतलब परसेंट में ना भी हो तो आपको आइडिया लग जाए कितना हद तक आता है, क्या सीखा उसने आज तक, अचीव कितना किया। दक्षता है यूज से संबंधित ज्यादा है, वो थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाता है, ये प्रैक्टिकल यूज से ज्यादा है ना। ये लैंग्वेज स्किल्स की बात कर रहा है कि प्रैक्टिकली यूज कितना कर पा रहा है बच्चा, कितना प्रोफिशिएंट है, प्रवीणता कितनी है, मास्टरी कितनी है। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है किसी एक स्किल में कितना प्रोफिशिएंट है बच्चा, तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से ज्यादा है। ये दोनों के बीच में अंतर समझना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ेंगे, अभिरुचि परीक्षा आ जाती है, एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट आपको पता है किसी भी स्किल में सीखने की क्षमता आपके अंदर है या नहीं, भाई बच्चे में डिबेट करने की क्षमता है कि नहीं, अभिरुचि टेस्ट लेना पड़ेगा कि वो खुद को व्यक्त करने में कैसा है। अभिव्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिरुचि यानी एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी बच्चे में किसी कौशल को सीखने की क्षमता है कि नहीं, उसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड क्या है? आपके अंदर छिपी हुई क्षमता कि आप किस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। मैं टीचिंग में अच्छा कर सकती थी, एप्टीट्यूड था, थोड़ी ट्रेनिंग मिल गई, आग लगा दी, है ना, मतलब मजाक कर रही हूँ, लिटरली आग नहीं लगाई, बट वो एप्टीट्यूड था। और ट्रेनिंग भी ऐसा नहीं है कि बहुत तोप मार लिए हो, है ना, बहुत लोगों को मिलती है वो ट्रेनिंग। तो एप्टीट्यूड लेकिन फिर भी हेल्प तो करेगी। एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है किसी में स्पोर्ट्स के लिए, किसी में अगर हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग प्रोफेशन के लिए एप्टीट्यूड अलग अलग चाहिए होता है, किसी में स्पोर्ट्स को लेके हो, किसी में किसी और चीज को लेके हो। तो इससे यह पता चलता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है अथवा नहीं, यानी वो एप्टीट्यूड है उसका लैंग्वेज को सीखने का, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या वो कैसा है नेचुरली भाषा में। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएगा या नहीं। भाई एप्टीट्यूड से यह पता लगेगा आपके अंदर वो क्षमता भी है या नहीं, कि आपको सिखाएं, अगर आप में बिल्कुल क्षमता नहीं है आपको नहीं सिखा पाएंगे। तो ये क्या है? अपेक्षित शिक्षण है। फिर है लक्ष्य विषय के पूर्व ज्ञान, जो भी आप टारगेट सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, कोई भी भाषा हो सकती है, उसकी पूर्व ज्ञान की आवश्यकता यहां नहीं होती। यानी एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ज्यादा सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन जो दक्षता परीक्षा थी, जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट या अचीवमेंट टेस्ट भी है, वहां पे आपको विषय का ज्ञान होना जरूरी है। कितने प्रोफिशिएंट हैं आप लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इन सब में। यहाँ पे एप्टीट्यूड है कि नहीं है आप में, अपनी एज के अनुसार आपका दिमाग तो डेवलप हुआ होगा, उसके बेस पे जांच लेंगे। तो किसी स्किल को, भाषा को सीखने के लिए क्षमता है कि नहीं, ये एप्टीट्यूड।
कितने अच्छे से किस हद तक यूज कर लेते हैं वो एटीट्यूड, वो था आपका प्रोफिशिएंसी, दक्षता परीक्षण। और कितना आपने पढ़ाई लिखाई, प्रैक्टिकल कम है उसमें, जो आपने साल भर में सीखा है उसका अचीवमेंट उपलब्धि प्रश्न पत्र में आ जाता है। बहुभाषिकता फटाफट से देखो, बहुभाषिकता क्या है? एक संसाधन है। भारत में बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग हम करते हैं, तो बहुभाषिकता एक संसाधन है, इसको रुकावट नहीं मानना, इसको बैरियर नहीं मानना। बच्चे एक दूसरे की भाषा सीखेंगे, टीचर को भी बच्चों की भाषा सीखने की कोशिश करनी है, कई सारी भाषाओं को मिक्स करके बच्चे की मातृभाषा का इस्तेमाल करना है ना। बहुभाषिकता मल्टीलिंगुअलिज्म पे एनसीएफ भी फोकस करता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी। बहुभाषिकता भारतीय अस्मिता का अभिन्न अंग है, यानी भारतीय संस्कृति की जो पहचान है, आइडेंटिटी है, उसके लिए एक इंटीग्रल पार्ट है। आया हुआ है, पूछ लेगा। अस्मिता का अभिन्न अंग है, यानी मल्टीलिंगुअलिज्म जो है कि हमारे देश में बहुभाषिकता है, मल्टीलिंगुअलिज्म है, इतनी डाइवर्सिटी है लैंग्वेज। वही बात, कोस कोस पे पानी बदले तीन कोस पे वाणी। तो बहुत सारी भाषाएं हैं, ये हमारे लिए एसेट है, हमारे लिए रिसोर्स है, हमारे लिए संसाधन है, ये समस्या नहीं बन सकता कभी भी। तो शिक्षा में द्विभाषावाद क्या होता है भाई? जब आप दो भाषाएं, बायलिंगुअलिज्म, जब दो भाषाएं जानता हो बच्चा। बहुभाषावाद क्या है? जब एक कक्षा में विविध भाषाओं वाले बच्चे हैं, एक पंजाबी बोली जाती है किसी के घर में मातृभाषा, किसी में गुजराती, किसी में मलयालम, किसी में संस्कृत, किसी में कुछ, तो यानी मल्टीपल भाषाएं हैं। द्विभाषा है, दो भाषाएं जहां पे बोली जा रही हैं। अच्छा, ऋणात्मक द्विभाषावाद में बता चुकी हूं कि जब आपकी दो लैंग्वेज आपको आती हो और दूसरी लैंग्वेज आपने इतनी यूज कर ली हो कि आप पहली लैंग्वेज को भूलने लगे हैं या उसका इस्तेमाल कम हो गया है, तो सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। इसकी ही एक और दूसरी फॉर्म होती है, मतलब इसकी नहीं, इसके जैसा ही होता है, अनुक्रमिक द्विभाषावाद, यानी सीक्वेंशियल बाइलिंगुअलिज्म होता है। यानी इसमें क्या होता है, जब आपको एक भाषा पहले से आती है, यानी हिंदी आपको पहले से आती थी, फिर आपने इंग्लिश सीखी, तो आप बाइलिंगुअल बन गए, द्विभाषी बन गए। तो वो सब्ट्रैक्टिंग था कि एक भाषा कम हो गई, आपको दो भाषाएं आती थी, लेकिन एक भाषा के इस्तेमाल ना होने की वजह से लॉ ऑफ डिसयूज काम कर गया और आपकी वो ऋणात्मक में चली गई। लेकिन यहां पे उल्टा है कि आप सीक्वेंस में पहले एक भाषा सीखी, फिर दूसरी भाषा सीखी, अब आपको दोनों भाषाएं आती हैं। ये अनुक्रमिक द्विभाषावाद है। एक साथ द्विभाषावाद डिफरेंट होता है। उसका मतलब क्या होता है? एक साथ दो भाषाएं, बच्चे घर में हिंदी भी बोली जा रही है, इंग्लिश भी बोली जा रही है, दोनों भाषाएं बच्चे ने अपना लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का इस्तेमाल करके शुरुआत में ही एक साथ उठा ली। इसको एक साथ द्विभाषावाद करेंगे, बाइलिंगुअल हो गया वो, क्योंकि एक साथ दो भाषाएं उसने सीख ली थी। जब एक के बाद दूसरी सीख रहे हैं तो वो अनुक्रमिक है, सीक्वेंस में सीखी है आपने, एक साथ नहीं सीखी, ठीक है ना। और ऋणात्मक क्या है? जब आपने दूसरी भाषा सीखी तो पहली भाषा गायब होने लगी या कम यूज होने लगी। अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है? बस ये सेकंड लास्ट है और पाठ्य पुस्तक आपका, फिर आपकी छुट्टी नहीं है, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस कराऊंगी, फिर आप मस्त सो जाइएगा। देखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 क्या कहती है भाई? ये बेसिक बातें याद रखनी है, रट्टे नहीं लगाने, ऐसे तो बहुत कई सौ पेज का डॉक्यूमेंट हो जाएगा। त्रिभाषा सूत्र को इस्तेमाल की बात करेगी। त्रिभाषा क्या? थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। पहली बार किससे बात हुई थी? कोठारी आयोग में 1964 में बात हुई थी। कोठारी की रिपोर्ट, डॉक्टर डीएस कोठारी, डॉक्टर क्या कहते हैं उनका नाम, मैं भूल गई यार, आजकल मेरी मेमोरी भी ना मतलब हाउ डज इट मैटर, आपसे पूछा तो जाएगा नहीं क्योंकि हाँ, डॉक्टर डीएस कोठारी, यार मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, क्या ही फर्क पड़ता है। दौलत सिंह कोठारी है, राइट। हाँ, सही लिख रहे हैं आप लोग, बढ़िया बढ़िया, याद आ गया था, हालांकि मुझे पहला कमेंट पढ़ने से पहले। डॉक्टर डीएस कोठारी यानी दौलत सिंह कोठारी, और यशपाल नहीं भाई, यशपाल कमेटी 1992 में आई है। उससे पहले तो ये 1968 वाली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें शामिल हुई थी। 1964 में पहली बार इसकी बात हुई थी कोठारी आयोग में, डॉक्टर डीएस कोठारी जिसके अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में। फिर 68 वाली पॉलिसी में इसको शामिल किया गया थोड़े से चेंजेस के साथ। फिर 86 वाली पॉलिसी में भी ये थी जब राजीव गांधी जी के टाइम पे आई। फिर उसके बाद 92 में जो वो लर्निंग विदाउट बर्डन की रिपोर्ट है आपकी, उसमें भी आई, और अभी भी हम इसको यूज कर रहे हैं। एनसीएफ भी यूज कर रहा था, हम भी, अब एनईपी भी कह रही है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज कर लो। किसी भी भाषा को थोपना नहीं है किसी भी राज्य पे, क्योंकि साउथ में क्या हुआ था कि प्रॉब्लम हो गई थी हिंदी के यूज को लेकर और ये सब, तो इसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ यूज करना है, किसी पे भी भाषा को थोपना नहीं है, ठीक। दूसरा, शास्त्रीय भाषाओं को वैकल्पिक विषय के रूप में रखना है, यानी जो संस्कृत है या वो जो 6 भाषाएं मैंने आपको बताई थी, तमिल, तेलुगु, उनको एडिशनल सब्जेक्ट की तरह रखना है और उनको बढ़ावा देने की कोशिश करनी है ना, उनको और मानकीकृत करना है। बहुभाषा नहीं, मानकीकृत नहीं, मतलब उनको बढ़ावा देने की कोशिश करनी है, और हर एक लेवल पे ऑप्शन होना चाहिए उनका वैकल्पिक। बहुभाषिता को बढ़ावा देना है, यानी मल्टीपल लैंग्वेज एक क्लासरूम में बच्चा सीखे। जब भी संभव हो घरेलू भाषा, यानी जो होम लैंग्वेज है बच्चे की, या मातृभाषा मदर टंग एक ही बात है, या स्थानीय भाषा जो भी लोकल लैंग्वेज है, या रीजनल लैंग्वेज, इन शब्दों में से कोई भी शब्द मिल जाए, बात बराबर ही है, उसको बढ़ावा देना है। कम से कम ग्रेड 5 यानी 5वीं कक्षा तक शिक्षा का माध्यम
होगी क्या, मातृभाषा या घरेलू भाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा, यानी मदर टंग, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, होम लैंग्वेज, मतलब इनमें से कुछ भी। मदर टंग होनी चाहिए 5वीं कक्षा तक, और 8वीं तक भी इसको बढ़ाने की अनुशंसा की जा रही है, तो 8वीं तक ले जाने की बात कर रहे हैं। और इसमें इंडियन साइन लैंग्वेज की भी बात हुई अलग से, जो भारतीय सांकेतिक भाषा है कि उसको स्टैंडर्डाइज बनाएंगे, और जो बधिर लोग हैं, जो डेफ एंड डम की कैटेगरी में आते हैं जो लोग, वो उसको यूज कर पाए, जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो संकेतों के माध्यम से, जेस्चर्स के माध्यम से सीख पाए। ठीक, यही मुख्य बातें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हुई हैं। त्रिभाषा सूत्र में क्या होता है मैं फटाफट से बता देती हूँ। 3 लैंग्वेज होती है, एक होती है मदर टंग, मातृभाषा, है ना, तो मातृभाषा में आपको शिक्षण देना है। दूसरी आपकी हम मान लेते हैं यहाँ पे इंग्लिश, क्योंकि मातृभाषा मान लीजिए हिंदी थी आपकी। और तीसरी कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जो 22 भाषाएं हैं आपकी आधुनिक भारतीय आधुनिक भाषाओं में से कोई भी एक। जहां पे हिंदी भाषी राज्य हैं वहां पे दूसरी लैंग्वेज हो जाएगी आपकी नहीं, जो गैर हिंदी भाषी राज्य, मान लीजिए तमिल है तो दूसरी हिंदी या इंग्लिश में से कुछ, और तीसरी आपकी कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जो 22 भाषाएं। तो खैर इतना आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको आइडिया लगे गया होगा। अब पाठ्य पुस्तक पे आते हैं फटाफट से, इस पे भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। पाठ्य पुस्तक क्या है भाई? ये रिमझिम आप देख रहे हैं पहली क्लास की पाठ्य पुस्तक है, ठीक है ना। होपफुली आपने ईवीएस मैथ्स वगैरह के मैराथन पुराने वाले भी देख लिए होंगे, नोट्स तो पढ़ लिए होंगे जो दिए हैं आपको फ्री। पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक। इसके गुण क्या होने चाहिए? मानसिक स्तर के अनुरूप हो, बच्चे के मेंटल लेवल के अनुरूप हो। 7 साल का बच्चा है तो उसको पिक्चर्स के थ्रू, रंगीन उसमें फोटोज हो, आसान भाषा हो, मनोवैज्ञानिक रूप से बनाई गई हो, ऐसी होनी चाहिए। तो स्तर के अनुरूप सरल होनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक हो, बहुत ज्यादा टेक्निकल या परिभाषाओं का बहुत ज्यादा प्रयोग इसमें नहीं होना चाहिए, जटिल नहीं होनी चाहिए भाषा, सरल होनी चाहिए एक पाठ्य पुस्तक की भाषा। और बच्चे के मेंटल लेवल के 10th क्लास का बच्चा है तो आप देखेंगे अलग तरह की बुक मिलती है। 5th 6th 7th 1st 2nd क्लास के बच्चों की इतनी कलरफुल बुक्स होती हैं, चित्रकारी होती है उनमें। मनोवैज्ञानिक हो यानी बच्चे के मनोविज्ञान को समझे, यानी वो किस संदर्भ से आ रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या, अलग अलग तरह के एग्जाम्पल आपको ईवीएस की बुक में ही मिल जाएंगे। साउथ इंडिया का भी चैप्टर है, सेंट्रल इंडिया का भी चैप्टर, सारी चीजें उसमें। तो बच्चे के मनोविज्ञान को समझे, उसके मन को समझे। भाषा शैली में सरलता, यानी जो भाषा है, लैंग्वेज जो है बुक की, वो सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, त्रुटि ना हो उसमें। स्पष्ट यानी क्लियर होनी चाहिए। मौलिकता, ओरिजिनलिटी हो, थोड़ा क्रिएटिव लगे। प्रभावशीलता हो, यानी ऐसे लगे बच्चे की किताबें आपसे बात करती हैं, अगर आप पढ़ेंगे इतनी आसान होती हैं, तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बनाई गई हैं। सचित्र और आकर्षक होनी चाहिए, यानी इंटरेस्टिंग हो, ध्यान खींचे, ऐसे कलरफुल बुक्स होती हैं बच्चों की। वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई हो, है ना, वास्तविक जीवन यानी रियल लाइफ के एग्जांपल्स उसमें होने चाहिए, जैसे कर्नम मलेश्वरी, सुनीता विलियम्स, महात्मा गांधी, कितने सारे एग्जांपल्स आपकी ईवीएस की बुक में भी हैं। ठीक है जी, तो ये एक बेसिक सी बात हुई। अच्छा, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जब पाठ्य पुस्तक की बात हो रही है तो बहुत ज्यादा टेक्निकल ना हो लैंग्वेज, यानी डेफिनेशन या पारिभाषिक ना हो बहुत ज्यादा जो टेक्स्ट बुक है। दूसरा, रटने पे फोकस ना करे, बेरंग सी ना हो। दूसरा, टेक्स्ट बुक यानी पाठ्य पुस्तक जो है, इट इज वन ऑफ द रिसोर्सेज इन दी क्लासरूम, यानी पाठ्य पुस्तक कई सारे रिसोर्सेज में से, कई सारे संसाधनों में से एक संसाधन है, एकमात्र संसाधन नहीं है, याद रखिएगा। यानी पाठ्य पुस्तक के अलावा भी बच्चों को एक्टिविटी कराओ, उनको घर पे दादी नानी से पूछने को कहो, आसपास कुछ उनको प्रोजेक्ट या कुछ तो एक्टिविटी करने को दो, जिससे वो खुद से भाषा के बारे में पता लगाएं, ठीक ना। तो ये एक बेसिक सी बात है। अब आते हैं प्रमाणिक सामग्री, ऑथेंटिक मटीरियल। इस पर भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। प्रमाणिक सामग्री क्या होती है भाई? ऑथेंटिक मटीरियल वो मटीरियल जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था, जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी अपनी वो लल्लन टॉप अड्डा की, या जो यूट्यूब वाली पिक्चर दिखाई थी, वो मैंने भाषा को सिखाने के लिए, भाषा के शिक्षण के लिए इस्तेमाल तो की है। अच्छा, प्रोसीजरल और डिक्लेरेटिव नॉलेज भी कोई बोल रहा है, अभी बता दूं यार, ये तो मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, सीडीपी में भी बताया था, वैसे इसमें नहीं आएगा यार, ये सीडीपी में आएगा, फिर भी बता दूंगी। प्रमाणिक सामग्री वो होती है जो बनाई भाषा के लिए नहीं है कि भाषा की कक्षा में यूज होगी, बट हम लैंग्वेज की क्लासरूम में यूज कर लेते हैं, तो ये हेल्पफुल होती है। जैसे न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल ले आए, अब न्यूज़पेपर में मान लीजिए छपा था वधु की तलाश है, वर की तलाश है, फलाना है, उसको काट के कोई ले आया 12वीं क्लास के क्लासरूम में, अब भाषा भी सिखा रहे हैं, जेंडर भी पढ़ा रहे हैं उससे, मतलब सामाजिक समझ भी हो रही है सोशियोलॉजी में, या भाषा को भी पढ़ा रहे हैं, तो ये ऑथेंटिक मटेरियल हो गया। जो कोई एडवर्टीजमेंट ही है तो वो बना नहीं था इसलिए कि आपको भाषा की क्लास में यूज होगा, वो बना था ऐड करने के लिए, लेकिन उसको क्लासरूम में हमने यूज कर लिया भाषा सीखने के लिए, तो वो ऑथेंटिक मटेरियल है जो बना किसी और पर्पस के लिए था, चाहे वो न्यूज़पेपर का कोई रिपोर्ट हो, कुछ और हो, होर्डिंग हो, कोई पैम्फलेट हो, तो ये सब ऑथेंटिक मटेरियल में आते हैं। प्रोसीजरल नॉलेज होती है जब आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पता हो किसी काम को करने का। डिक्लेरेटिव नॉलेज होती है जब आपको डेफिनेशन पता हो। उद्घोषणात्मक ज्ञान डिक्लेरेटिव कहलाता है। व्याकरण संदर्भ में पढ़ाना है, ये बात बिल्कुल बेसिक ध्यान रखनी है, रट्टे नहीं लगवाने व्याकरण के, रट्टे तो बच्चे को किसी के नहीं लगवाने, आपको संदर्भ में, यानी उसकी संरचना उसके दिमाग में अपने आप इम्प्लिसिट वे में आ जाए, यानी बैठ जाए, वो आत्मसात कर ले,
व्याकरण के नियमों को संदर्भ में जब आप कहानी पढ़ रहे हैं तो बीच में उसको बता दें, अच्छा ये जो नाम आए ना ये संज्ञा कहलाते हैं बेटा। तो आपने अलग से रट्टे नहीं लगवाए नियमों को, और स्पेशली प्राइमरी लेवल पे तो अलग से व्याकरण पढ़ाने की जरूरत नहीं होती। और फिर आपको पता है व्याकरण में क्या जरूरी है प्राइमरी लेवल, ये लास्ट टॉपिक है फिर आपका छुट्टी है। आपको पता है प्राइमरी लेवल पे क्या, या इन जनरल भी आपकी ये बात आपकी मुझे लगता है अपर प्राइमरी में भी लागू होगी आराम से, 11 से 14 वाले में भी, सटीकता से ज्यादा फोकस किस पे करना है, प्रवाहिता पे, कि बच्चा अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए, बच्चा भाषा को प्रयोग करे। कितनी सही है कितनी गलत है वो बाद में सुधर जाएगी। फ्लुएंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्यूरेसी। ठीक है, लास्ट टॉपिक है समूची पाठ्यचर्या में भाषा, यानी लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, जिसको हम कहते हैं भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। भाषा सभी विषयों के केंद्र में है, विषयों के केंद्र में है, यानी सेंटर में है। लैंग्वेज इज एट द सेंटर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स इन द करिकुलम या सिलेबस। भाषा सभी विषयों के केंद्र में है, यानी ये सेंटर में है। इसका मतलब क्या है कि भाषा के माध्यम से हम कोई भी सब्जेक्ट सीख रहे हैं, और सब्जेक्ट के माध्यम से हम भाषा सीख रहे हैं। यानी जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, भाषा भी सीख रहे हैं, क्योंकि वो हिस्ट्री पढ़ी किसके माध्यम से जाएगी, भाषा के माध्यम से। आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स भाषा के माध्यम से तो आप भाषा सीख ही रहे हैं। आप साइंस पढ़ रहे हैं तो भी आप भाषा सीख रहे हैं। जब आप गणित पढ़ रहे हैं तो उसकी भी एक भाषा है, बल्कि टेक्निकल चीजों से आपको पता लगेगा। जब आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तब भी आप भाषा सीख रहे हैं। और भाषा के माध्यम से आप सब्जेक्ट सीख रहे हैं और सब्जेक्ट के माध्यम से आप भाषा सीख रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। तो एक लैंग्वेज है जो पूरी पाठ्यचर्या में केंद्र में बनी हुई है, जिसके माध्यम से आप भाषा सीखते हैं और भाषा के माध्यम से विषय सीखते हैं और विषयों के माध्यम से भाषा सीखते हैं। यानी जब आप विषय पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, तो आपकी भाषा भी अच्छी हो रही है। कोई कहानी पढ़ रहे हैं आप, उसकी समझ अच्छी हो रही है भाषा की, और गहरी समझ बन रही है, संदर्भ में बन रही है। और जब आप भाषा पढ़ रहे हैं तो आप विषयों की भी समझ बना सकते हैं, क्योंकि भाषा के माध्यम से आप कुछ भी पढ़ते हैं। इसलिए भाषा सभी विषयों के केंद्र में है, क्योंकि बिना कोई भी विषय बिना भाषा के नहीं पढ़ाया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेटेड मैनर में जब हम एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ देते हैं, और आपकी जो लैंग्वेज है वो थ्रू आउट करिकुलम हेल्प करती है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब फटाफट से क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपके 30 क्वेश्चन है, बहुत जरा से। अब मैं आपको पोल भी दे दूंगी ताकि आपकी नींद सी खुल जाए। एक बार मैं राहुल को बुला देती हूँ ताकि वो पोल लगा पाए। अभी तो 11:15 ही हुए हैं, क्यों टेंशन लेते हो इतनी। राहुल आ जाओ, बैठ के ना, अगर हाई हेलो करना है तो उठ के आ जाओ। चलो ठीक है। ओह गॉड, देखना एक बार बी कह रहे हैं कई लोग, बस 1 मिनट की बात है, 15 मिनट में कर देंगे इसको तो हम। मुझे लगता है 10 में भी करा सकती हूँ, क्योंकि अब आपको सब कुछ समझ आ गया है, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने आज बिल्कुल समा बांध के रखा है। देखना एक बार। और अभी कल हम इंग्लिश पेडागोजी और करेंगे, हालांकि इंग्लिश के लोग कंपैरेटिवली कम हो रहे हैं। बहुत बढ़िया यार, 32,000 लोगों ने लाइक किया हुआ है। चलो भाई फटाफट से आप पोल में जवाब दे दो। देखना एक बार, जवाब दो फटाफट। बी ऑप्शन, कब क्लास खत्म होगी, भूख लगी है। हाँ सेम ईयर भाई, ये तो सीटेट वाला पे आपकी ओल्ड वीडियो चलती है यार। पता नहीं कौन सा चैनल है, बहुत शिकायत आ रही है, देखना पड़ेगा। देखिएगा एक बार। अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 है, फटाफट से पोल में जवाब देते जाएगा, टाइम कम मिलेगा आपको। बच्चे अपने लिखने की, ये जो पूरी कहानी मैंने 3 घंटे तक गाई है आपके सामने, अब फटाफट से मेरे को जवाब चाहिए, है ना। अपन को चाहिए फुल इज्जत, कितना सही जवाब देकर के आपको देनी है। बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं, ये चिन्ह कहलाते हैं। बताया था आपको, याद है। मुझे लगता है हिंदी में कुछ भी बचेगा, इवन इंग्लिश में भी इसके आसपास बस थोड़ा बहुत ही एक्स्ट्रा बचेगा। ठीक है जी। तो चित्रकारी कहेंगे इसको, जो लिखने की शुरुआत, पहली स्टेज राइटिंग की है। चित्रकारी नहीं, कीलम कांटे, ये मैं बोल भी यही भाषा रही थी बिल्कुल, कि कीलम कांटे, वो समझ नहीं आता वो क्या बना रहा है, उसको दीवार पे कुछ भी करेगा, उसको पढ़ना नहीं आता। इमरजेंट लिटरेसी का पार्ट एक तरह से। स्क्रिबलिंग, इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्क्रिबलिंग लिख के भी बताया था आपको, है ना। तो लिखना स्वयं की वर्तनी नहीं, इसको कीलम काटा या स्क्रिबलिंग कहते हैं, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, बट वो ऐसे ही जो भी उसके हाथ में आता है पेन वेन, उसको चलाने लगता है किसी भी दिशा में, फ्री वे में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल बच्चे को उनका हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करेगा। हस्तलेखन मतलब हैंड राइटिंग। अलमारी में कपड़ों को फैलाना, कुछ छलका देना, तीलियां उठाना, या धागे में मनके प्रोना। हस्तलेखन मतलब हाथ से लिखने में
बेटर जो है वो मदद मिल पाएगी बच्चे को किस एक कौशल के माध्यम से? अलमारी में कपड़े को फैलाने से। देखिए हस्तलेखन, मैंने आपको ये सीडीपी में भी बताया हुआ है कि इनफ है भाई, 100 मार्क्स आरजू ज्यादा आएंगे पेपर में। और अब नंबर देखो ही मत, अब सारा फोकस रखो कि टाइम पे पेपर खत्म हो जाए और जितना पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करो लगा के फटाफट फटाफट। हस्तलेखन मतलब हाथ से लिखने की जो क्षमता है वो बेहतर हो जाए, कौशल बेहतर हो जाए, पेन को पकड़ने की, जिसको फाइन मोटर स्किल्स, सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं। ये 4 ऑप्शन पढ़ के हमें समझ में आया, नहीं तो इसको किसी और कॉन्टेक्स्ट में भी पूछ सकता था। तो मतलब बच्चे की आंखों की और उसकी उंगलियों की मसल्स बेहतर हो जाए। किससे होंगी? अलमारी में कपड़ों को फैलाने से, हाँ हो सकती है। कुछ छलका देने से, नहीं इससे तो क्या ही होंगी, छलका देने से क्या होगी? अब मैं कप में से कुछ गिरा दूं, इससे मेरी हस्तलेखन कहां से बढ़िया हो जाएगा? तीलियां उठाना, हाँ कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन सबसे बेहतर जो है आंखों का हैंड आई कोऑर्डिनेशन, वो सबसे बेहतर होगा धागे में मन के पिरोने से। यानी जब आप एक बीड में जो आपका क्या कहते हैं उसको, सुई में धागा पिरो रहे हो, मतलब सॉरी एक मोती में, एक बीड में आप वो लगा रहे हो, बीड्स लगा रहे हो थ्रेड के अंदर, ठीक, तो उसमें आपकी आंखों का और आपकी हाथों की मसल्स का ही सबसे ज्यादा प्रयोग है। और ये आपकी, मैं बता रही थी ना, क्ले मिट्टी वगैरह का यूज करते हैं स्टेज में, ताकि बच्चे की जो फाइन मोटर स्किल्स हैं, पेन पकड़ने की, उसका कोऑर्डिनेशन करने की, वो बेहतर हो सके। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए? यानी किसके प्रति हम लिटरेट बने? ध्वनि विज्ञान संबंधी जागरूकता एवं प्रवाहता, दृश्य शब्दावली एवं प्रतिमान पहचान, अर्थापन करना एवं भाषा की समझ, या शुद्धता एवं ध्वनि विज्ञान संबंधी समझ? फटाफट से बताइए। देखिए मैंने आपको बताया था एक्यूरेसी इज नॉट इंपॉर्टेंट, शुद्धता सटीकता नहीं है जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी क्या? अर्थ और प्रयोग। देखो ये 3 वर्ड दिमाग में बिठा लो, 99% ऑफ द केसेस में काम कर जाएगा। बस क्वेश्चन फिर भी एक बार ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन पे बहुत डिपेंड करता है क्या पूछा है। अर्थ, भाषा का प्रयोग, और क्या है? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति लिखने में, बोलने में, अपने आप को एक्सप्रेस करना बच्चे का। देख लेना है अभिव्यक्ति गलत लिख गई है, अभिव्यक्ति है ना, एक्सप्रेशन बच्चे का, उसका भाषा प्रयोग, और पढ़ के समझना यानी अर्थ निकाल पाना। ये 3 चीजें जहां मिल जाएं आपको 99% केस में इधर ही जाएगा आंसर। तो यहां पे अर्थापन करना एवं भाषा की समझ, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है साक्षरता अर्जित करने में, लिटरेट बनने में, पढ़े लिखे बनने में। अगर पढ़ के अर्थ समझ नहीं आया तो कोई पॉइंट नहीं है आपको, बेशक आपको ध्वनि समझ में आती हो, भाई मुझे समझ में आ गया क्या, क्लिष्ट आपने पढ़ लिया, क्लिष्ट वर्ड आपने पढ़ लिया, आपको पढ़ के अर्थ ही समझ नहीं आया, कोई सेंस नहीं आप पढ़ पा रहे हैं, सब 0 हो गया। तो पढ़ के अर्थ समझना एवं भाषा की समझ, जो लिटरेसी है यानी साक्षरता है, उसको अर्जित करने में सबसे ज्यादा जरूरी है कि अर्थ ग्रहण कर पाए आप, है ना। वर्णों की पहचान, शब्दों की पहचान, पढ़ पाना, ध्वनि विज्ञान सब सेकेंडरी हो जाएगा। यदि आप मान लो आपको ध्वनि विज्ञान पता है लेकिन अर्थ समझ नहीं आया, कोई फायदा नहीं हुआ। शब्दावली पता है, अर्थ समझ नहीं आया, कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा था, कहानी कहना क्या चाहता था कवि। शुद्धता एवं ध्वनि विज्ञान ये सब पता था आपको, लेकिन अर्थ ही समझ नहीं आया, तो बेसिक है अर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखना, बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना डैश एक महत्वपूर्ण घटक है। मौखिक भाषा को विकसित करना यानी ओरल लैंग्वेज। प्रक्रिया, लेखन, उत्पादन, उपागम। अब आपको पता है ये तो लेखन उपागम है भाई, प्रोसेस राइटिंग, ये तो राइटिंग का पार्ट है। गहन पठन, हाँ एक बार को हो सकता है भाई, इंटेंसिव रीडिंग। उत्पाद लेखन, ये तो लेखन हो गया, ये तो दोनों वैसे ही हट गए। मतलब हमको एलिमिनेट करना आना चाहिए ऑप्शन को। प्रारंभिक साक्षरता, बिल्कुल, क्योंकि पठन तो बहुत और आगे की बात होगी, पठन तो पठन हो गया ना, यहाँ वाचन की मौखिक भाषा की बात हो रही है। तो प्रारंभिक साक्षरता होगा, ये चारों करेंगे एक दूसरे को प्रभावित, क्योंकि एकीकृत होते हैं कौशल, लेकिन एग्जैक्ट जो पूछा है उस हिसाब से हम जवाब देंगे। तो मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना डैश एक महत्वपूर्ण घटक। प्रारंभिक साक्षरता यानी आप बातचीत कर रहे हैं, वो बुक को इधर उधर देख रहे हैं, थोड़ा आसपास अपने लैंग्वेज देख रहे हैं, आसपास परिचित माहौल में है, तो सबसे जल्दी से वो भाषा को एक्वायर करेंगे। तो प्रारंभिक साक्षरता है, इमर्जेंट लिटरेसी है, एकदम शुरुआत की बात है, अभी सीख रहा है बच्चा साक्षर होना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, लेखन है क्या एक उत्पादक कौशल है, विशिष्ट विधा तक सीमित है, ग्रहणशील कौशल है, या एक रेखीय प्रक्रिया है? फटाफट से बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपके पास टाइम हो ना तो इंग्लिश वाला पार्ट भी कुछ कुछ देख लेना जो कॉमन ना हो, या अगर देख ही लेना एक बार इंग्लिश वाली मैराथन भी, मैं उसको कम समय में करूंगी क्योंकि इंग्लिश में समय कम लगेगा। क्योंकि उससे होगा क्या कि अगर ट्रांसलेटेड आता है तो आप फिर अवगत हो जाएंगे, थोड़े परिचित हो जाएंगे हिंदी और इंग्लिश के शब्दों से, है ना। आपके पास समय हो तो देख लेना स्पीड बढ़ा के। लेकिन क्या एक उत्पादक कौशल है, बिल्कुल सही बात है। प्रोडक्टिव स्किल है भाई, एक्टिव स्किल है, सक्रिय कौशल है। विशिष्ट विधा नहीं, ग्रहणशील यहाँ पे पठन हो जाता और सुनना हो जाता, बताया था ना शुरू में ही।
रेखीय प्रक्रिया है, ये कोई बात है? लिखने वाली थोड़ी है जो रेखा का इस्तेमाल हो रहा है। और मतलब इसमें अच्छा ये याद रखना, जो आपका लेखन है इसमें हमें थोड़ा आपकी शुद्धता से लिखे व्यक्ति, लेकिन अपने आप को अभिव्यक्त करना सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चे का। लेखन में कितनी भी सुंदर राइटिंग हो, उससे ज्यादा जरूरी है बच्चा खुद को अभिव्यक्त कर पाए। दूसरा जो शिरोरेखा होती है वो सब का इस्तेमाल करना, पंक्चुएशन का, ये सब खैर छोड़ो, काम की बात नहीं है, जितना मैं बता चुकी उतना इनफ है। उसी का इस्तेमाल अगर आप ठीक से कर लेंगे पेपर में नहीं होगा गलत, कॉमन सेंस से भी 1-2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ है? पठन सामग्री में है क्या यह जानना, पठन में रुचि उत्पन्न करना, विशिष्ट सूचना ढूंढना, या पठन सामग्री की प्रामाणिकता जांचना। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप, बढ़िया। विशिष्ट सूचना जांचना, बारीकी का मतलब जहां भी आ जाए आप समझ लो, और रुचि उत्पन्न करना, बाकी तो ऑप्शन बन ही नहीं रहे ना। प्रामाणिकता जांचना तो कुछ था ही नहीं, तो विशिष्ट सूचना ढूंढना है, आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं। बारीक यानी बारीकी मतलब इंटेंसिव रीडिंग, वो जो गहन अध्ययन की हम बात कर रहे थे, स्कैनिंग कर रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों की उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करेगा, यानी बच्चे की वोकैबुलरी बिल्ड होगी और उसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण बेहतर होगा? फटाफट से बताओ। मौन पठन, देखो उच्चारण की बात नहीं होती, मौन पठन में तो आपकी समझ बेहतर होती है, आपकी वोकैबुलरी शब्द भंडार अच्छा होता है, शब्द संपदा तो हो जाएगी, लेकिन उच्चारण कैसे मौन पठन से होगा? मन में तो बच्चा गलत पढ़ता रहे, पता थोड़ी लगेगा। शिक्षार्थियों के लिए सस्वर वाचना, चलो ठीक है कुछ हद तक। पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना, ना ना ना, सरसरी तौर पे पढ़ना, ये तो इतना फास्ट होता है कि हाँ ध्यान ही नहीं होता किस तरह से पढ़ रहे हो। तो शिक्षार्थियों के लिए सस्वर वाचन करना, कि एक तो आपका उच्चारण तो बेहतर होता ही है, दूसरा वोकैबुलरी भी आपकी बढ़ती ही है, चाहे आप मन में पढ़ो चाहे आप बोल के पढ़ो, वो तो वोकैब तो बढ़ेगी दोनों ही केसेस में। चलिए खैर आगे बढ़ रहे हैं। गहन अर्थ लेकिन आपका साइलेंट रीडिंग से, मौन पठन से। बारीकी से पठन का उदाहरण कौन सा है? फटाफट से देखो, बारीकी से पठन का। पुस्तक के किसी अध्याय में मुख्य विचार को जानने के लिए पठन, तो मुख्य विचार बारीकी नहीं होता, पहली बात तो सरसरी निगाह हो गया, वो एक तरह से स्किमिंग है। किसी फिल्म का सारांश लिखना, अगेन वही बात होगी। किसी विज्ञान परक लेख का सारांश लिखना, अगेन ये तो फिर बारीकी से नहीं, ये कहां से आ जाएगा? ये आ जाएगा उससे, एक्सटेंसिव राइटिंग को क्या कह रहे थे हम? गहनता था और दूसरा था आपका विस्तृत पठन में आएंगे ये तीनों। अपने सेलफोन में अपने प्रिय मित्र का फोन नंबर, हाँ ये तो हम कर चुके हैं ना डिस्कस, वही रिपीट हुआ है। तो चलो फटाफट से स्पीड बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, बच्चे किसी भी भाषा में जो भी सुनते हैं वह उनकी शब्द संपदा को प्रभावित कर सकता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी वोकैबुलरी को उनकी प्रभावित कर सकता है, जो भी बच्चे सुन रहे हैं जिस भी लैंग्वेज को। जैसे आप अभी हिंदी सुन रहे हैं तो हिंदी की आपकी वोकैब जो है, शब्द भंडार, वो बेहतर होगा। बच्चे वही सीखते हैं जो वे सबसे अधिक सुनते हैं। बच्चे अपनी रुचियों के अनुसार सीखते हैं, यहाँ पे रुचि की तो बात ही नहीं हो रही, जो सुन रहे हैं और उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो यहाँ चॉइस की तो कोई बात ही नहीं है, इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं है कि अपनी इंटरेस्ट का कोई टीवी प्रोग्राम देख रहे होते तब तो हम कहते बच्चे निष्क्रिय गतिविधियों की अपेक्षा अंतः क्रियात्मक गतिविधियों के माध्यम से अधिक सीखते हैं। तो पूछा क्या है, बता कुछ और रहे हैं, मतलब कुछ भी है। तो बच्चे किसी भी भाषा में जो भी सुनते हैं उनकी शब्द संपदा को प्रभावित कर सकता है। भाई सुन रहे हैं तो वो ऑलरेडी एक्टिव हैं, इस बात का मतलब आंसर कुछ और दे रहे हैं, हम पूछा कुछ और है। बच्चे अर्थपूर्ण संदर्भों में सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं, भाई ये मान लिया आपसे, लेकिन आपसे सरकार ये पूछा था इसके बारे में बताओ, वो है ए ऑप्शन में, बच्चे वही सीखते हैं जो वे सबसे अधिक सुनते हैं। इन्होंने कहा था किसी भी भाषा में जो भी सुन रहे हैं उसका प्रभाव, उसकी वोकैबुलरी हमें प्रभावित करेगी। भाई जब सबसे ज्यादा रात दिन सुन रहे होंगे हम वही भाषा में आ जाएगी, फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। लिखने में समस्या है, लिखने में समस्या, लापरवाही, बच्चे में कमी कभी नहीं निकालनी होती, अज्ञानता नहीं, गलती करने का मतलब अज्ञान ही होना नहीं है बच्चे का, अरुचि अपने आप बच्चे में कमी नहीं निकालनी, डिस्ग्राफिया है, बच्चे को लिखने में समस्या है, लेखन संबंधी विकार है, यहाँ पे डिसप्रैक्सिया होता और ग्राफिया नहीं होता तब भी हम उसके साथ चले जाते हैं, डिसलेक्सिया भी होता और इन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं होता तो उसके साथ भी चले जाते हैं। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन, यानी लिखने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? देखो इस तरह के प्रश्न बहुत जरूर आते हैं, तो आपको उसमें देखना है बच्चा अपना दिमाग लगा के कुछ नया भाषा प्रयोग, भाषा लेखन, अभिव्यक्ति अपना क्या कर रहा है, बच्चे का दिमाग यूज होना चाहिए, याद रखने वाला नहीं। बहादुर बित्तो शीर्षक कहानी लिखिए, अब ये रिकॉल बेस्ड है, रट्टाफिकेशन बेस्ड है। बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदलकर लिखिए, ये बहुत ही फेवरेट होता है जिसमें बच्चे को क्रिएटिविटी, कुछ रचनात्मकता करनी पड़े, खुद का दिमाग चलाना पड़े, क्रिटिकल थिंकिंग एंड ऑल, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। बहादुर बित्तो में संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए, तो ये तो फिर रिकॉल बेस्ड है, जो उसको आता है, कहानी को शीर्षक दीजिए नहीं। सबसे ज्यादा बच्चे का दिमाग एक्टिव होगा बी ऑप्शन में, जहां सबसे ज्यादा बच्चा सक्रिय है, एक्टिव है, वही ऑप्शन बेस्ट है।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है, यानी जब पहली कक्षा का बच्चा है तो क्या करना भी लिखने के अंतर्गत आएगा, वाक्य लिखना। पहली कक्षा के बच्चे से वाक्य भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, थोड़ा जल्दी नहीं हो गया? शब्द लिखना, हाँ कह सकते हो। अक्षर बनाना, चित्र बनाना, चित्र बनाना भी किसके अंदर आएगा? लिखने के अंदर, है ना। चित्र बनाना भी किसके अंतर्गत आएगा? लिखने के अंदर। इवन वो स्क्रिबलिंग भी, तो चित्र भी अगर वो बना रहा है, स्क्रिबल भी कर रहा है कुछ भी, तो भी वो लिखने का ही पार्ट है, क्योंकि पेन और हाथ का यूज कर रहा है, वो प्रोसेस का पार्ट है, छोटा बच्चा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा एक बार, इसका जवाब दीजिए फिर मैं आगे बढ़ूंगी। मैम मैं असम से हूँ, लैंग्वेज 1 बंगाली है, क्या हिंदी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट बंगाली में हेल्प होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि मुझे लगता है सिलेबस तो आई थिंक सभी का सेम है, बस आपको वो देखना है कि कॉन्सेप्ट आप पढ़ के समझ पा रहे हैं कि ट्रांसलेशन में क्या कहा है। जैसे समग्र भौतिक प्रक्रिया कह देते हैं ये उसको, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स को, एक्टिविटी को, टीपीआर रिस्पॉन्स। हाँ बच्चों में डैश रेखांकन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता हर सब्जेक्ट पेडागोजी में हेल्प करेगा, बट आपको ये देखना ट्रांसलेशन में क्या कहना क्या चाह रहा है कवि, या फिर वो पलट के देख लो, क्योंकि दोनों भाषाएं सेम ही होंगी, ट्रांसलेशन में होंगी जहां तक है। बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास, हाँ भाई चित्र को भी हम काउंट करते हैं शुरुआत में, और रेखांकन मतलब हाईलाइट कर रहे हैं या चित्र बना रहे हैं, दोनों क्या है? लेखन कौशल के विकास में शामिल है। लिपि चंडी ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अक्षर बनावट ये सब बाद की बातें, बच्चे की क्रिएटिविटी फर्स्ट ऑप्शन में निकल के आएगी। चलिएगा खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आपको मुश्किल की तरफ नहीं जाना, जब भी आपसे पूछे पढ़ने का अर्थ क्या है, लिखने का अर्थ क्या है, आपको चित्र वित्र इस तरफ ही रहना है, बच्चे को सेंटर में रख के थोड़ा खेलते कूदते रहना है, बाकी ऑप्शन पे भी थोड़ा सा डिपेंड करता है। पढ़ने का अर्थ क्या है, ये बहुत बार पूछ चुका है कि पढ़ने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, पढ़ने की प्रक्रिया में। सिंपल आंख बंद करो और लगा दो, हाँ 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 कर लो, खेल लो, कोई बात नहीं, सब अलग अलग जवाब दे रहे हैं, मैं बताती ही नहीं, फटाफट से जवाब दो। देखो फटाफट, ए पढ़कर समझना, शर्म वरम आती है थोड़ी बहुत? नहीं, मैं अपने बारे में कह रही थी, मुझे नहीं आती, क्योंकि मतलब सही जवाब दे रहे हो, मेरे को लगा यहाँ पे अर्थ का ऑप्शन होगा कहीं, वर्णमाला का ज्ञान नहीं, वर्ण की पहचान, मान लो वर्ण की पहचान है, अर्थ समझ नहीं आया, क्या फायदा है? वाक्यों को पढ़ना आता है, अर्थ समझ नहीं आया, कोई फायदा नहीं है। शब्दों को पढ़ना आता है, अर्थ समझ नहीं आया, कोई फायदा नहीं है। तो अर्थ की बात सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में ही हुई है, पढ़कर समझना। पढ़कर समझने का मतलब क्या है कि भाई अर्थ समझ में आ गया है ना। पहले तो मुझे लगा आपने गलत दे दिया, तो सारी मेहनत बेकार करा दी, 4 घंटे से चिल्ला रही थी। तो पढ़कर समझने का सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है वो अर्थ निर्माण कर पाना, कि पढ़ के समझ पाए आप। तो पढ़कर समझना यानी अर्थ को समझना, पढ़ने का अर्थ पढ़कर समझना, या अर्थ का निर्माण कर पाना, मतलब बेसिकली आपको समझ में आया कि लिखा क्या है। अर्थ महत्वपूर्ण है, अगर आप कितनी भी सुंदर राइटिंग है, कितना भी बढ़िया वर्ड को समझ लेते हैं, कोई फायदा नहीं है अगर आप पढ़ के समझ नहीं पाए। अर्थ नहीं है जिस चीज का, अर्थपूर्ण होना चाहिए। भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश के रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है, तो आप आंख बंद करके बता दोगे, लेकिन मैंने इसको इसीलिए डाला है कि लास्ट तक आपको याद रहे, पेपर में आप गलती ना करके आए, इसमें रिवाइज हो जाए। हाँ इसमें अभी भी देखो डांस कर रहे हैं कई लोग, कभी कोई कुछ दे रहा है, थैंक गॉड बस 10% लोग ही पहला दे रहे हैं जवाब। मैंने आपको कहा था बहुत बढ़िया कि ये क्या है, एकीकृत रूप में, यानी एकीकृत का मतलब क्या है, क्रम में ना सिखा के कैसे सिखाओ, एक साथ। एकीकृत का मतलब है एक साथ, क्योंकि ये अंतः संबंधित है ना। सुनना जब सीख रहा है बच्चा तो वो बोलना भी सीख रहा है, जब वो बोलना सीख रहा है तो वो सुनता भी है, जब वो पढ़ना सीख रहा है तो उसको लिखने का भी आइडिया लग रहा है। तो ये एकीकृत है, अंतः संबंधित है, एक साथ सीखे जाने चाहिए। क्रम की बजाय अनुशंसा, यानी बढ़ावा इस चीज को दिया जाता है कि ये क्रम में ना सीख के एक साथ सीखो, लेकिन क्रम में सीखे ही नहीं जा सकते, वो गलत बात है। समझ गए ना दोनों बातों में अंतर। तो क्रमिक होते हैं, लेकिन अनुशंसा क्रम में कराने की नहीं, एकीकृत में सिखाने की होती है। उच्च निम्न का तो कोई मतलब ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, अब तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए फटाफट से, ये तीनों क्वेश्चन मैंने दोबारा डालें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाई आप लोग तो मेहनती लोग हो यार, ओह गॉड, फटाफट समझते हैं यार। ये पोल में 9 आ रहा है, 11 चल रहा है यार, यहाँ से तो ठीक है, आपका इंटरनेट की वजह से ऊपर नीचे हुआ होगा, क्योंकि मेरे सामने मैं देख पा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 का ही चल रहा है पोल। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो सही है, हमें सही नहीं चाहिए। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं कि होते, भाई होते भी और नहीं भी डिपेंड करेगा क्या पूछा है हमसे। भाषा कौशल क्रम में ही अर्जित होते हैं तो ये ज्यादा खराब है, क्योंकि एक क्रम में अर्जित नहीं होते उस सेंस में आ जाएगा ये, जब हम कह रहे हैं कि एकीकृत रूप में सिखाओ बजाय कि क्रम के, तो उस सेंस में ये ठीक है कि क्रम में अर्जित नहीं होते, लेकिन क्रम में ही अर्जित होते हैं ये कहना गलत होगा, क्योंकि बिना क्रम के भी आगे पीछे हम एकीकृत करके सिखा सकते हैं। बात सही है नहीं?
तो क्रम में अर्जित नहीं होते, जनरली हमें यही मान के चलना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि क्रम में अर्जित हो सकते हैं, ठीक है ना। क्रम में ही अर्जित होते हैं वो गलत हो जाएगा। क्रम में अर्जित होते हैं, जरूरत पड़ने पे हम क्रम वही रखेंगे। अगर क्रम, देखो सिंपल है, इसमें दो बातें याद रखो, घुमाना फिराना बंद करो। अगर क्रम पूछे आपसे कि भाषा कौशल को अर्जित करने का क्रम बताओ, आप कहेंगे सुबोपाली, ठीक है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। इसके अलावा आपसे कुछ भी पूछे, आप चुपचाप से कहना भैया क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ये बात गलत है, क्रम में अर्जित नहीं होते, ये बात सही है। बस सिंपल कि एकीकृत रूप से सिखाओ। अब एकीकृत का मतलब है एक साथ सिखाओ बजाय कि क्रम के, तो उस चीज को बढ़ावा देना है। और क्रम पूछे तो सुबोपाली, नहीं तो क्रम में नहीं सीखे जाते, सिंपल बात। जब तक क्रम ना पूछे सुबोपाली नहीं कहना है। बाकी तो आप कॉन्टेक्स्ट से समझ गए होंगे, इस पर तो मैंने बहुत टाइम लगाया आज। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, कहानियां बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें डैश विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो कहानियां या कविताएं किसके लिए हैं? आनंद के लिए भी हैं, साहित्य की समझ के लिए भी हैं अगर बड़ी क्लास है तो। बाकी कहानी और कविताएं क्या है, सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति भी बच्चे की डेवलप होती है और वो एम्ब्रेस कर पाता है, एंजॉय भी कर पाता है, आनंद ले पाता है, जैसा कि लिखा ही है। विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, साहित्य की सराहना बोध, भाषा के रूपों को जीवन कौशल गत्यात्मक कौशल नहीं, साहित्य की सराहना बोध, है ना। जीवन कौशल कहां से आ गया इसमें भाई? कहानी और कविताओं को आनंद लेने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, जॉय के लिए, तो इस साहित्य की सराहना बोध इससे विकसित होगी। साहित्य की भी कई सारी विधाएं हो गई ना फिर हमारी जो भाषा की, तो यहाँ पे कहानी की बात हो रही है तो साहित्य का ही पार्ट हो गया, ऐसा थोड़ी कविता की बात हो रही थी। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्राय एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, कहलाता है। एक भाषा के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, दो भाषा जानते हैं, एक भाषा यानी सिंगल, यानी कोड स्विच कर गए, वो एक ही स्विच करके जाओ और चुपचाप से वहीं काम कर रहे हैं। मिक्स करें अगर दो भाषाओं को या, तो वो संकेत मिश्रित हो जाएगा। तो यहां पे सिर्फ एक ही भाषा का प्रयोग है, संकेत बदलना या कोड स्विचिंग, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की पुस्तक के चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है? तो लैंग्वेज टेक्स्ट बुक के जो चित्र हैं उसके बारे में। प्रिंट समृद्ध वातावरण होना चाहिए, ये हमें पता है ना, कि हम ऐसा वातावरण दें जहां चारों तरफ प्रिंट का समृद्ध जो है वातावरण हो, ये हम शुरुआत में बात कर चुके हैं। चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भों में भाषा को समझने में मदद करते हैं। अच्छा हाँ सही बात है, चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भों में, यानी जो अपरिचित है, जिन शब्दों को हम नहीं जानते उनको चित्रों के माध्यम से जान जाते हैं हम, जिस संदर्भ को हम नहीं जानते। संदर्भ में पढ़ाना है हमें बच्चे की लाइफ से जोड़ के। चित्र शिक्षार्थी द्वारा अपने आसपास क्या देखा महसूस किया को मिलाने में सहायता करते हैं। देखो वो जो देखा और महसूस किया उसके लिए उसको चित्र की कोई खास आवश्यकता है भी नहीं। बच्चों की दृश्य साक्षरता विकसित करते हैं, ये सारी बातें सही हैं, लेकिन हमें बेस्ट चाहिए। चित्र बनाने वाले तथा शिक्षक की कला एवं सौंदर्य बोध की सराहना करते नहीं नहीं नहीं, मुख्य जो है उद्देश्य वो है कि जो देखा नहीं है, जो अमूर्त है, उसको भी मूर्तता दे पाते हैं चित्र, कॉन्क्रीट बना देते हैं उसको भी। वो अगर उसने हवाई जहाज नहीं गया कभी, हवाई जहाज में बैठा नहीं है, देखा नहीं है, तो वो पिक्चर से उसको ज्ञात लगेगा, वो अज्ञात भी, ठीक है ना। तो चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भों में भाषा को समझने में मदद देते हैं, कि ऐसे संदर्भ जो उसने खुद से महसूस नहीं किए लेकिन चित्रों के माध्यम से वो कर पाएगा, उसको भी एक्सपीरियंस या अनुभव। हिंदी के विषय में क्या सही है, यानी हिंदी एज अ लैंग्वेज के बारे में, हिंदी एज अ सब्जेक्ट के बारे में क्या सही है? हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, बताओ फटाफट सही है कि गलत है? थैंक गॉड आप लोग गलत जवाब नहीं दे रहे हैं इसका। बस इसमें 10 क्वेश्चन और हैं, कहानी खत्म, कहानी खत्म होने वाली है। जॉन एलिया याद आ गए, पूरा शेर आप बता दीजिएगा कमेंट्स में। अब बिल्कुल एनर्जी है नहीं है, प्यार मोहब्बत की बातें करने में बहुत एनर्जी लगती है, आज के लिए नफ हो गया। 89% लोग कह रहे हैं राजभाषा, और बाकी लोग क्या कह रहे हैं भाई? कोई है राष्ट्रभाषा वाला भी? 7% लोग हैं राष्ट्रभाषा वाले, और 3% लोग हैं आपके 4% लोग हैं थर्ड ऑप्शन वाले। क्या कहाँ से आते हैं ये लोग? हैं शुरुआत में बताया था इतना चिल्ला चिल्ला के यार, हिंदी संपूर्ण भारत की मातृभाषा है। ये अगर ऐसा होता तो फिर तो ये राष्ट्रभाषा ना बन जाती भाई। राष्ट्रभाषा होने की शर्त यह है कि पूरे राष्ट्र में एक ही भाषा बोली जाती हो, ठीक है ना, तो बन नहीं पाई थी। तो हिंदी भारत की राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, 1963 के ओला एक्ट के तहत, है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, यानी राजभाषा अधिनियम 1963 का 343(1) के तहत हिंदी की बात है, और 343(2) में एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, सह राजकीय भाषा है अंग्रेजी, राजकीय है हिंदी, इनमें से कोई नहीं, हो ही नहीं सकता। मातृभाषा नहीं है संपूर्ण भारत की, मेरी और आपकी हो सकती है, संपूर्ण भारत की नहीं है, अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे या कहीं जगह पे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी,
आपको हिंदी भाषा सिखानी है प्राइमरी लेवल। भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान होगा ये, है ना, कि लैंग्वेज टीचर का जो है लैंग्वेज की नॉलेज। कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, या कक्षा में लिखित आकलन। बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ रहेगा? शुरुआत में भी हमने बात की थी, परिचित परिवेश, प्रिंट रिच एनवायरमेंट, यानी कक्षा में प्रिंट। देखो लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन, भाषा अर्जन और अधिगम में मुख्य अंतर है परिवेश का, ना तो किताब का, ना मेथड का, ना किसी चीज का, परिवेश का। अगर परिवेश मिला है तो बच्चा अर्जित कर लेगा, अगर परिवेश नहीं मिला तो फिर वो स्कूल में जाके सीखेगा किसी भी भाषा को। तो एक तो मुख्य अंतर इन दोनों के बीच में परिवेश का है, ये याद रखना है। दूसरा, प्राथमिक स्तर पर हिंदी सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक का भाषा ज्ञान नहीं है कि शिक्षक को कितना ज्ञान है, आप सिखा पा रहे हैं या नहीं सिखा पा रहे। और वैसे भी ज्ञान महत्वपूर्ण है, बेसिक स्किल सीखनी है भाई वहां पे प्राइमरी लेवल पे। कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पाठ्य पुस्तकें रंगीन है और प्रिंट रिच एनवायरमेंट नहीं है, आसपास समृद्ध वातावरण नहीं है, ना कोई अंताक्षरी खिला रहा, ना कुछ हो रहा, तो वहां दिक्कत है। यहाँ बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा परिवेश में, परिवेश से बढ़िया कुछ और नहीं है। कक्षा में लिखित आकलन, ये तो एकदम ही खराब बात हो जाएगी। तो ये एक बात हो गई। अच्छा, क्या महत्वपूर्ण नहीं है, कई बार ऐसे पूछ लेता है, तो भाषा शिक्षक का शिक्षण ज्ञान, बाकी तीनों चीजें महत्वपूर्ण है। इसी को नहीं लगा देगा तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा सही। तो क्वेश्चन के साथ खेलना भी सीखना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है, यानी वो एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं स्कूल में, बोलचाल की भाषा उनको आती है जब वो पहली बार अपनी मातृभाषा भी सीख रहे हैं, मतलब मातृभाषा भी उनको बोलनी और सुननी बातचीत उनको आती है। मातृभाषा मान लीजिए हिंदी भी, वो स्कूल में जाके व्याकरण सीखते हैं उसकी और शुद्धता सीखते हैं, लेकिन बोलचाल में उनको वो मातृभाषा आती है अपनी, जो वो घर से लेके आए 3 साल की उम्र के बाद। बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, या बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। देखो बच्चा जो भी लेके आता है उसको कनेक्ट करते हैं। बहुभाषिता में भी हर बच्चे की मातृभाषा को इंक्लूड करना है, किसी पे भी कोई भाषा इंपोज नहीं करनी है, ये कह रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है ना। भाषा को सुधारा जाए, अनुभव लेके आते हैं तो सुधारा क्या जाए, मतलब हमने ये कैसे मान लिया कि बच्चे में कमी ही होगी, तो बच्चे के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। मैं आपको सीडीपी में भी यही कहती हूँ, बच्चा जो भी घर से लेके आए उसका सबका इस्तेमाल करना है, वो सब बढ़िया है ना। तो उसका प्रयोग करके, उस नींव का प्रयोग करके इमारत बना दो, फिर जो नया सिखाना है सिखाओ। क्वेश्चन नंबर 23, क्योंकि बच्चा मातृभाषा में कंफर्टेबल महसूस करता है, जुड़ाव महसूस करता है, क्योंकि वो उसी दुनिया को देखते हुए आ रहा है। तो भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? संज्ञानात्मक विकास को, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो पियाजे कहते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन को जो वाइगोस्की कहते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री को टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ऑडियो विजुअल एड्स। अच्छा, एक विजुअल मेथड भी होता है, ऑडियो मेथड भी होता है, ऑडियो लिंगुअल मेथड कहते हैं उसको, आर्मी मेथड भी कहते हैं, वो इंग्लिश में मैं डिस्कस करूंगी, हिंदी में अभी तक आई थिंक इस बार तो नहीं आ रहा है, एक आध ऑनलाइन सेट में आया है शायद। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड, आर्मी मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें आप कुछ स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेंटेंसेस रट ले रहे हो और उसी का इस्तेमाल आप बार बार करते रहते हो। मैं बड़ा फनी उसका एग्जांपल दिया करती थी, बट अभी आप बस इतना ही आइडिया ले लो, काफी है। दृश्य श्रव्य सामग्री या बाल साहित्य, देखो ये दोनों अच्छे हैं, लेकिन इंटरेक्शन से अच्छे नहीं हो सकते। यानी बच्चा यहाँ सबसे ज्यादा एक्टिव है, जहां बच्चे की सबसे ज्यादा ज्ञानेंद्रियां या सबसे ज्यादा एक्टिव है, भाषा का प्रयोग कर रहा है, वो बेस्ट ऑप्शन है। सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब है बच्चे समूहों में सीख रहे हैं, टीचर से बातचीत कर रहे हैं, प्रॉपर करके सीख रहे हैं। तो भाषा तो भाई समाज में सीखी जाती है, तो सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? यानी लैंग्वेज एक्विजिशन, अर्जित की बात हो रही है, अधिग्रहण भी लिख सकता था इसको, लेकिन अधिगम अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह एक सह प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। क्या भाई, क्या है ये? स्वाभाविक प्रक्रिया है, हाँ, अर्जित स्वाभाविक है, नेचुरल है। जो भी आपके घर में भाषा बोली जाती है आप अर्जित कर लेते हैं। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, हाँ, आत्मसात भी कर लेते हैं कई बार, या नहीं करते हैं बताओ। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। देखो, बनाना तो नहीं सिखाया जाता है, आत्मसात वो अपने आप कर लेते हैं, सह प्रक्रिया है, साथ साथ आप सीखते हैं, लेकिन नियम बनाना नहीं सिखाया जाता, वो अपने आप बना पाते हैं कई बार, है ना। नए नियम वो खुद से गढ़ पाते हैं, सिखाया नहीं जाता। और वैसे भी अर्जन की बात हो रही है तो यहां तो नियम सिखाने की बात ही नहीं होगी। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में या भाषा अधिगम और अधिग्रहण में अंतर क्या है ना। इसको अधिगम लिख दे तो चक्कर मत खाने लग जाना पेपर में। अधिगम एवं अर्जन में, यानी क्या हम कहेंगे यहाँ पे, अर्जन को अधिग्रहण भी कह सकते हैं, अधिग्रहण भी कह सकते हैं। तो अधिगम और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है, मेन डिफरेंस क्या है लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन में? भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा की लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश या जटिल संरचनाएं। परिवेश से ऊपर, एक्टिविटी से ऊपर, सामाजिक अंतःक्रिया से ऊपर कुछ नहीं है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं।
ये मत कहना ये भी तो है वो भी तो है। सबसे ज्यादा जरूरी है उपलब्ध परिवेश। अगर माहौल मिला तो अर्जित कर लोगे भाषा को, माहौल नहीं मिला तो सीखना पड़ेगा, यही है डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 26, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज को भी एक्वायर किया जा सकता है, दूसरी भाषा को भी अर्जित किया जा सकता है, ये तो स्टीफन क्रेशन कह ही रहे ना। अगर दोनों भाषाओं का माहौल मिल जाए तो दोनों हो जाएंगे अर्जित। भाषा सीखने के कौशलों का सही क्रम है। अब देखो आ गया ना आपका प्यारा क्वेश्चन, सही क्रम, फटाफट से बताओ क्या कह रहे हो। इसी का तो इंतजार था पूरे सेशन से, 3 घंटे प्लस हो गए। फटाफट से जवाब दो भाई। हाँ वो गॉड, फर्स्ट टाइम सेकंड पेपर देने जा रही हूँ, आपकी क्लास देखती हूँ, अब डर नहीं लग रहा। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया निकिता। डर लगने की बात भी नहीं है यार, मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें पूरी मेहनत लगाई है। देखो सूबो पाली सिंपल पता है आपको, LSRW इंग्लिश में कहते हैं सूबो पाली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना सिंपल, यही है। अगर आपसे वो पूछे मनोवैज्ञानिक क्रम या क्रम तो यही है। सिखाने की अनुशंसा कैसे कर रहे हैं हम, एकीकृत रूप में, ना कि क्रम में, ठीक है ना, लेकिन क्रम यही है। मनोवैज्ञानिक क्रम की बात करें तो यही है, ये सब उल्टा पुल्टा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। श्रवण कौशल को सीखने के चरणों का सही क्रम है, यानी सुनने की बात हो रही है, श्रवण कौशल ऑडियो की बात हो रही है, यानी लिसनिंग स्किल की बात हो रही है। तो श्रवण कौशल को सीखने के चरणों का सही क्रम, यानी सुन के आप समझ पाए तो ध्वनि का कानों तक पढ़ना, हाँ ठीक है, प्रयोग करना उसको और अर्थ ग्रहण कर लेना। भैया पहले अर्थ ग्रहण करोगे फिर तो प्रयोग करोगे। अर्थ ग्रहण करना, ध्वनि का कानों तक पढ़ना, मतलब पहले अर्थ ग्रहण कर लोगे बाद में ध्वनि पड़ेगी। ये कौन सा विज्ञान है भाई, पहले तो ध्वनि पड़ेगी, ध्वनि से समझ पाते हो कि अच्छा ये कहा क्या गया है, कौन सा शब्द की ध्वनि है, कमल है कि कोमल है। प्रयोग, ध्वनि का कानों तक पढ़ना, पहले ही प्रयोग कर लोगे, कौन से रोबोट हो भाई। ध्वनि का कानों तक पढ़ना, अर्थ ग्रहण और प्रयोग, बिल्कुल सही बात है। कानों तक पढ़ना, ये प्रयोग बीच में दे दिया इसलिए गलत हो गया था। तो पहले आपके कानों तक ध्वन्यात्मक जागरूकता इसलिए जरूरी होती है ताकि आप ध्वनि से समझ पाएं कि क्या कहा गया है, फिर आप उसका अर्थ ग्रहण कर पाएं, सुन के समझ पाएं कि मैंने क्या कहा है, फिर उसका प्रयोग कर पाएं। तो ये सीक्वेंस हो गया एक तरह से। ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे, और 2 सवाल आपके बचते हैं। लेखन कौशल से संबंधित दोष है, नहीं लास्ट क्वेश्चन है। लिखने से यानी लेखन यानी राइटिंग स्किल से संबंधित विकार पूछा है, डिसेबिलिटी, सॉरी हाँ लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं ना, तो वो पूछा आपसे। डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया है, अफेजिया है, डिस्फेजिया है, डिस्फेजिया लिख दिया, डिस्फेजिया होना चाहिए। 25 आउट ऑफ 27, थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हो। एक बार मैं सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, आप CDP क्वीन के साथ हिंदी की भी क्वीन बन गई हैं। थैंक यू सो मच अंशु, बहुत मेहनत लगी यार इसमें सच में, जबकि क्योंकि हिंदी और इंग्लिश सबको एक साथ ही लेके आना था, डबल सिलेबस हो गया था एक तरह से। दूसरा मीटअप में मिलेंगे जल्दी ही, आप सीटेट का रिजल्ट लेके आओ, मस्त बातचीत करेंगे, दिल्ली आना। और यूपी और बिहार का भी इस साल कोशिश रहेगी मेरी, मैं कई सालों से कह रही हूँ अलग अलग स्टेट, बट हो नहीं पा रहा था, व्यस्तताएं ऐसी थी, बट इस साल पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है जी अंशु, धन्यवाद। चलिए भाई, हाँ जहानरा बेगम बता ही दिया आपका सवाल, तो अंशु का भी बता दिया। चलो भाई फटाफट से बताओ, फटाफट से जल्दी। 28 27 भाई क्वेश्चन तो बहुत सारे कराए थे, बीच में भी कम से कम कुछ नहीं तो 7 8 10 क्वेश्चन करा दिए होंगे, 7 तो कराई दिए होंगे। चलो कोई नहीं, लेकिन आप 28 में से ही बता देना। संबंधित दोष, डिस्ग्राफिया है लेखन संबंधी, हाँ। डिस्कैल्कुलिया कैलकुलेशन गणित में होता है। अफेजिया भाषा को समझने से संबंधित होगा। अगर डिस्ग्राफिया भी नहीं होता, डिस्लेक्सिया भी नहीं होता, तो हमें अफेजिया के साथ जाना पड़ता, क्योंकि अफेजिया में क्या होता है, मतलब भाषा को समझने में दिक्कत है, आप समझने में दिक्कत होगी तो बाद में लिखने में भी होगी, हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे। डिस्फेजिया आपको पता ही है, अगेन सेम ही बात है कि मतलब ये थोड़ा परमानेंट और नॉर्मल वाले केस में आ जाता है, जानने की जरूरत नहीं है। डिस्ग्राफिया सिंपल है और डिस्लेक्सिया होता है पठन से संबंधित। यहाँ पे इलेजिबल, पढ़ने योग्य नहीं होती राइटिंग जो है डिस्ग्राफिया, डॉक्टर वाली राइटिंग होती है। अब तो ओडिशा में आई थिंक कहा भी गया है डॉक्टर्स को भी कि भैया लेजिबल राइटिंग, पढ़ने योग्य लिखो या फिर कैपिटल लेटर्स में लिखो, ये डिस्ग्राफिया वाली राइटिंग से नहीं चलेगा काम। लाइक शेयर सब्सक्राइब होपफुली आपने कर ही लिया होगा।